Good morning. Am I audible? Yes sir, good morning sir. Okay. So सर वो लिंक भिजवा देते आप कौन चैट सा में। सर क्लास की लिंक भिजवा देते चैट में। क्लास का लिंक नहीं भेजा है क्या? नहीं सर, अभी तक नहीं आई। Shall we commence? यस सर, अभी लिंक आई जाएगी, कोई नहीं, आप पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलो, हमारा लास्ट जो डिस्कशन हुआ था दैट वाज ऑन दी वी हैव स्टार्टेड विद द टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री, करेक्ट? सो इस जो टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री बहुत ज्यादा ऐसा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बट पॉइंट ये है कि इस टॉपिक में वैसा जैसे फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, तो जितनी फिजिकल केमिस्ट्री आपकी बाकी और टॉपिक्स में लगती है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में लगती है, आयनिक इक्विलिब्रियम में लगती है, इलेक्ट्रो में लगती है, उतनी यहाँ लगती नहीं है, क्योंकि ऐसे कुछ बेसिकली क्वांटिटेटिव ये टॉपिक नहीं है, इट इज मोर ऑफ क्वालिटेटिव टाइप, राइट? एंड बेयरिंग असाइड सिर्फ इसके अंदर आपका ये एड्सॉर्प्शन वाले पार्ट में एक क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन है, बाकी सभी केसेस में आप देखेंगे कि ये बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो थ्योरेटिकल फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक होने की वजह से काफी तो इसको लोग पढ़ाते नहीं है। दूसरा है कि इसको बच्चे भी उतना ध्यान से सुनते नहीं है और समझते नहीं है, और इसमें क्वेश्चंस फिर गलत होते हैं। तो अगर आप इसको एक बार ध्यान से सुन लो, समझ लो, तो आप इंश्योर कर लोगे कि आपकी क्वेश्चन जो जेई मेन से एडवांस में आएंगे, दोनों ही पेपर में आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। मतलब इसका ब्यूटी ये है कि आप इस पे थोड़ा एफर्ट लगा के प्रॉब्लम सही कर सकते हो, जबकि और टॉपिक में आप बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने के बाद भी चांसेस है कि वो प्रॉब्लम गलत ही हो जाए। तो ये एक खासकर एडवांटेज मुझे इस टॉपिक में नजर आता है, जो बहुत क्लियर कट है कि इफ यू डिवोट इवन लेसर अमाउंट ऑफ टाइम, अबाउट क्लोज टू मे बी 7-8 घंटे भी लगा दो, तो वो सफिशिएंट है इस पूरे टॉपिक को अच्छे से ग्रास्प करने के लिए और इसके अंदर स्कोर कर पाने के लिए। रही बात की इस टॉपिक में क्या है, वो मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता दिया था कि 3 पार्ट्स में टॉपिक डिवाइडेड है। एक है इसमें जो कोलॉइड, वो ये वाला पार्ट है जो एब्जॉर्प्शन वाला। दूसरा पार्ट होता है इसमें कैटालिसिस वाला, द सिंपल कैटालिसिस एंड द एंजाइमेटिक कैटालिसिस। और थर्ड पार्ट जो होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर colloids and its preparation. Colloids के साथ we can also take emulsions and gels also. तो इसमें अभी हम एड्सॉर्प्शन वाला पार्ट डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था एड्सॉर्प्शन क्या होता है, डिसॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन क्या है, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन क्या है, फिजिजॉर्प्शन क्या है, केमिजॉर्प्शन क्या है, राइट? सो दीज आर द एस्पेक्ट्स वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर, राइट? यस सर। तो अब हम अगला जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, जो एड्सॉर्प्शन। सर वो जॉब्शन का कोई एग्जांपल आप बता सकते हैं? जॉब्शन का एग्जाम्पल कई केसेस में हो सकता है, जैसे आप ये कह रहे हो कि एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन के बीच की स्टेज जो है वो आप बता दें कि सरफेस पे भी मॉलिक्यूल्स हैं और अंदर भी, बल्क के अंदर भी हैं, तो उस केस में दोनों दिखता है। जैसे फॉर एग्जांपल ज्यादातर जो एब्जॉर्प्शंस होते हैं, दे आर बेसिकली काइंड ऑफ ट्रीटेड एज जॉब्शंस ओनली, बिकॉज उनके सरफेस पर भी मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होंगे और अंदर भी बल्क के अंदर भी होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप चॉक को इंक के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, किसी भी डाई के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, तो यू विल फाइंड दैट द कलर विल अपीयर ऑन द बल्क आल्सो, अंदर भी होगा और आपके सरफेसेस पे भी होगा। तो concentration of those adsorbate will be observed similar on the inside and the outside, so therefore this is a kind of absorption only. यस सर। तो अगर मैं यहाँ पे जो बात करूँ, सबसे प्रोमिनेंट, जो सबसे क्रूड चीज है सीखने की, कि एड्सॉर्प्शन जब किसी सॉलिड के ऊपर गैस को डालते हैं, तो गैस जो है सॉलिड के सरफेस पे एड्सॉर्ब होती है। उसका एक मेजर रीजन ये था कि जो एड्सॉर्बेंट होता है उसके सरफेस पे जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे, उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में देयर आर रेजिडुअल वैलेंसीज। उन रेजिडुअल वैलेंसीज पे जाके एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल जाके एड्सॉर्ब होते हैं और रेजिडुअल वैलेंसीज को सेटिस्फाई करते हैं। इससे उसकी सरफेस एनर्जी कम हो जाती है, एंड सरफेस एनर्जी कम होने का मतलब प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है, फेवरेबल है। तो ये अपने आप नेचुरली होगा। अगर आप एक गैस को सॉलिड के साथ छोड़ देंगे, यू विल फाइंड द एड्सॉर्प्शन ऑफ द एड्सॉर्बेट विल टेक प्लेस ऑन द एड्सॉर्बेंट सरफेस। तो ये जो फिनोमेना है, उसमें हमने कहा था कि एंथैल्पी, कुछ एनर्जी रिलीज होती है, तो डेल्टा एच इस प्रोसेस का एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव,
एंड ऑल्सो कि गैस मॉलिक्यूल्स जो है दे आर गेटिंग एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द एब्जॉर्बेंट, दैट सिग्निफाइज दैट कि अगर सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो उनकी फ्रीडम या उनका रैंडमनेस कम हो रहा है। रैंडमनेस कम होने की वजह से वी कैन से दैट द you can say the entropy of absorption is going to be again negative. तो दोनों ही टर्म नेगेटिव है, लेकिन क्योंकि डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड माइनस ऑफ टी डेल्टा एच टर्म से ज्यादा होता है, इससे ओवरऑल डेल्टा जी विल कम आउट टू बी नेगेटिव एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स। एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर तो डिसॉर्प्शन वाला पार्ट बढ़ता रहता है और उसकी वजह से यू विल फाइंड दैट कि एक स्टेज में नेगेटिव टर्म पहले ज्यादा थी, पॉजिटिव टर्म कम थी। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे माइनस टी डेल्टा एच टर्म विल आल्सो इंक्रीज and a term will and a point will arise where delta g becomes equal to 0, and जब delta g 0 है तो उस पॉइंट पे हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम आ गया। तो अब हम ये पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि ये गैस जब सॉलिड पे एब्जॉर्ब होती है तो उसमें क्या क्या फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं। तो हम एक टर्म डिफाइन करते हैं एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि एक गिवन मास ऑफ एब्जॉर्बेंट पे, एक यूनिट मास ऑफ एब्जॉर्बेंट पे कितना मास एब्जॉर्बेंट का एब्जॉर्ब हुआ है, यानी कि अगर आपने जो भी गैस ली है उस गैस का कितना मास एब्जॉर्ब हो रहा है आपके एब्जॉर्बेंट के यूनिट मास में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैंने लेट्स से फॉर एग्जांपल चारकोल लिया एंड मास ऑफ चारकोल वाज 100 ग्राम, और उस पे एसिटिक एसिड जो है या कह लो कि कोई एसिटिक एसिड की डाई है जो उस पे एब्जॉर्ब हो रही है, तो सोल्यूशन जो था एसिटिक एसिड का उसकी कॉन्सेंट्रेशन थी मान लीजिए 100 ml, और उस 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में उसकी ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन थी दैट वाज 0.1 मोलर। तो यानी कि 100 into 0.1 molar is the initial concentration of the solution. So that means millimoles were found to be basically this is going to be 10 millimoles, or this is definitely equal to 0.01 mole. तो 0.01 मोल एसिटिक एसिड जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है इस सरफेस पे, करेक्ट। अब अगर ये पूरा पूरा एब्जॉर्ब हुआ है तो 0.01 मोल एब्जॉर्ब हुआ है, मल्टीप्लाइड में अगर इसका मोलर मास करता है एसिटिक एसिड का, दिस इज 60. So 0.01 into 60 will become equal to कितना हो गया 6. तो 6 ग्राम एब्जॉर्ब हो रहा है एसिटिक एसिड ऑन 100 ग्राम ऑफ दैट. सो दैट मींस 1 ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट पे कितना, 1 ग्राम ऑफ चारकोल पे कितना एब्जॉर्ब होगा. सो दिस इज 6/100 and 6/100 means this is 0.06. तो 0.06 में यानी कि 0.06 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड is getting absorbed on 1 gram of the charcoal. तो ये पॉइंट हुआ. तो extent of absorption जो है that is 0.06 for this particular case, whereby 0.06 grams of acetic acid got absorbed on 1 gram of the charcoal. So that is called extent of absorption, right? तो इसको हम represent करते हैं x by m से. X is the mass of the adsorbate absorbed on the total mass of the adsorbent, and divided this by the m, which is m is called as the mass of the adsorbent. So mass of adsorbent divided by mass of adsorbent will be giving you the extent of absorption, and that extent of absorption we want to see कि extent of absorption जो है किन किन factors पे depend करता है. So extent of absorption of a gas on the surface of a solid depends on following factors. One, nature of gas. Number two is nature of solid, or gas means here the adsorbate, solid here means the adsorbent. And the specific area of the solid, I have told you कि unit mass of adsorbent के लिए कितना area है. जैसे आपको याद होगा specific area हमने define किया था चारकोल का, that was 300 to 1500 meter square per gram, right? तो उसी तरह का ये specific area of solid represent कर रहा है. Pressure of gas पे भी depend करेगा, और it will also depend on temperature, and it will also depend upon the activation of the solid. Activation of solid means कि उसकी बेसिकली पोरोसिटी आप बढ़ा दो, उसके अंदर पहले जो सरफेस एरिया वो कम है, उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए उसमें पोर्स और इंक्रीज कर दो, और पोर्स इंक्रीज करने के लिए उसकी बर्निंग की जाती है, उसको बर्न किया जाता है, रोस्टिंग की जाती है काइंड ऑफ. तो इन फैक्टर्स को अगर हम एक एक करके देखें तो कल कुछ हमने फैक्टर्स देख लिए थे ऑलरेडी. नेचर ऑफ गैस हमने बताया था कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है वो नॉन स्पेसिफिक होता है नेचर में. कोई भी गैस आके एब्जॉर्ब हो जाएगी सरफेस ऑफ सॉलिड पे, कुछ एक्सटेंट से कोई कम एब्जॉर्ब होगी, कुछ गैसेस ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, बट दे डू गेट एब्जॉर्ब. उसका एक कॉमन एग्जांपल हमने बताया था कि जिन गैसेस का लिक्विफिकेशन आसानी से होता है उन गैसेस का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, जिनका लिक्विफिकेशन बहुत लेट होता है, या जिनका लिक्विफिकेशन करने के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, या दे आर डिफिकल्ट टू लिक्विफाई, सच गैसेस विल बी एब्जॉर्ब्ड ऑन द एब्जॉर्बेंट टू अ
lesser extent. So obviously this was decided based upon critical temperature also, कि जिसका critical temperature ज्यादा है उसका adsorption भी ज्यादा है, जिसका critical temperature कम है उसका adsorption भी कम है. सर हाँ बोलो बेटा. फरीदाबाद सेंटर में सर कोई बच्चा नहीं है. फरीदाबाद हाँ जी, लीव हाँ कर दे सर. हाँ रिलीव कर दो. ठीक है सर, थैंक यू. ओके. सर क्रिटिकल टेम्परेचर वाला पॉइंट क्या बताया आपने यहाँ पे? क्रिटिकल टेम्परेचर वाला पॉइंट था कि टीसी की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 8A अपॉन 27 RB. हाँ 8A/27. ठीक है, तो जिसका ए वैल्यू ज्यादा होगा उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे. जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है. जब यही मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्बेंट पे जाके एड्सॉर्ब होगा तो वो भी ज्यादा अट्रैक्शन करेगा. उस अट्रैक्शन की वजह से उसकी एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगी. तो जिस गैस का ए वैल्यू ज्यादा है उसका टीसी ज्यादा, इसका टीसी ज्यादा, उसका एड्सॉर्प्शन ज्यादा है. यस सर. जैसे अंडर गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर easily liquefiable gases like ammonia, CH4, chlorine, SO2 and CO2, CO. ये gases वो हैं जिनके adsorption बहुत ज्यादा readily होंगे as compared to those gases which are hydrogen, oxygen and nitrogen, जो permanent gases हैं basically. तो ऐसी gases like N2, O2 और H2 इनका basically liquefaction मुश्किल से होता है because इनके molecules के बीच में attraction जो है वो बहुत weak है. ठीक है, अगर molecules में attraction weak है, A value इनका बहुत low है और खासकर H2 का A value तो बहुत ही low होता है. हाइड्रोजन हीलियम का ए वैल्यूज बहुत कम है. ठीक है, बाकी गैसेस के ए वैल्यूज रिलेटिवली ज्यादा होंगे. तो आप सबसे कम है हाइड्रोजन का ए वैल्यू, फिर उसके बाद N2O2 आएंगे, उसके बाद ये वाली गैसेस आएंगी CH4, NO2, SO2 टाइप्स, राइट. तो इन केसेस में व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब ए वैल्यू कम होगी तो उसका टीसी वैल्यू भी कम ही होगा. टीसी कम होगा तो उसका एड्सॉर्प्शन भी कम होगा. तो H2 का एड्सॉर्प्शन सबसे कम है, फिर N2O2 का होगा, फिर उसके बाद आपका ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा इन गैसेस का जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है. खासकर अमोनिया मॉलिक्यूल और SO2 जो कि पोलर है, CO भी पोलर है, तो CO, SO2 अमोनिया का जो अट्रैक्शन है ज्यादा वो इस वजह से क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स में जो इंटरेक्शन होंगे दे विल बी कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. दिस इज परमानेंट डाइपोल इंटरेक्शन. But in the case of CH4 and Cl2 which are non-polar molecules, the interaction is called dispersion forces or the London forces, or which is called instantaneous dipole interaction. The instantaneous dipole of this, instantaneous dipole of another molecule, that kind of interaction is called London forces. तो वो इनमें ज्यादा इस वजह से है क्योंकि इनके साइज बड़े हैं मॉलिक्यूल्स के, और लंडन फोर्सेस सरफेस एरिया पे डिपेंड करते हैं. जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है उसका वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा होंगे. सो देयरफॉर इन गैसेस का लिक्विफिकेशन आसान इसलिए हो रहा है. ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया नेचर ऑफ गैस. दूसरा पॉइंट है इसमें ही केमिसॉर्प्शन की बात कर लेते हैं. केमिसॉर्प्शन जैसे फिजिसॉर्प्शन नॉन स्पेसिफिक था, केमिसॉर्प्शन इज गोइंग टू बी मोर स्पेसिफिक क्योंकि वहां पे एक केमिकल इंटरेक्शन हो रहा है, केमिकल बॉन्ड बनना है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में. अगर बॉन्ड बनेगा एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में तो उसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर एड्सॉर्बेट ही एक पर्टिकुलर एड्सॉर्बेंट के साथ बॉन्ड बना सकता है. ऐसा तो है नहीं कि कोई भी दो रिएक्टेंट का आपस में मिक्स करो वो बॉन्ड बना देंगे. They will never form bond unless until there is a tendency to form bond. They must have affinity towards each other, and therefore you can see that there are certain metals which can form bond with the hydrogen. Certain metals can form bond more readily with oxygen. तो कुछ ऑक्साइड्स बनाने के लिए यूज होते हैं, कुछ ऐसे मेटल्स होंगे जो बेसिकली हाइड्रेट्स बनाते हैं, और हाइड्रेट्स बनाने वाले मेटल कॉमनली कौन से वो हैं जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं. तो ट्रांजिशन मेटल्स हाइड्रेट रेडिली बनाते हैं तो उनके ऊपर H2 गैस रेडिली एब्जॉर्ब हो जाती है. सेकेंड है नेचर ऑफ सॉलिड. नेचर ऑफ सॉलिड मतलब जो हमारा एड्सॉर्बेंट है वो है. और अगर हम यहाँ पे कहें कि गैसेस लाइक O2, H2, N2 they absorb more on the metals like nickel, platinum and palladium, and these metals will be absorbing more of the gas which is H2, and N2 and O2 will be absorbed to a lesser extent on them. तो इनमें भी अगर मैं बात करूं कि यहाँ हाइड्राइड की हाइड्रोजन की एब्जॉर्ब होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. Oxygen and nitrogen will be absorbed more readily on the transition on the S block elements के जो मेटल हैं उनके साथ उनका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा बिकॉज उस केसेस में उनके साथ ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है. सर जो NH3 था वो सबसे बढ़िया एब्जॉर्प्शन करेगा क्या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से? ज्यादा होगा SO2 का. अच्छा, और उसके बाद होगा Cl2 का. सर SO2 का सबसे ज्यादा क्यों? क्या कह रहा है? SO2 का सबसे ज्यादा क्यों होगा सर? बेसिकली SO2 में इंटरेक्शन जो है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है. यस सर. और वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, और अमोनिया में जो इंटरेक्शन है वो भी डाइपोल डाइपोल है, बट दैट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग.
right? Yes. It's not that कि every hydrogen bond is a stronger interaction than dipole-dipole interaction. SO2 में dipole-dipole interaction ही है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड तो हो नहीं सकते ना, H तो अटैच नहीं है किसी इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट से. Yes. लेकिन अपने आप में dipole-dipole interaction can be stronger with respect to other molecules which will capable of forming hydrogen bonding only. तो अमोनियम हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसका इंट्रैक्शन वीक है, ये डायपोल-डायपोल है. SO2 का डायपोल-डायपोल इंट्रैक्शन स्ट्रांग है और साइज भी उसका बड़ा है. उसमें दो इंट्रैक्शन हो रहे हैं बेसिकली. एक तो मॉलिक्यूल में डायपोल-डायपोल इंट्रैक्शन है, ठीक है. इसका नेगेटिव एंड इसके पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका पॉजिटिव एंड उसके नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट कर रहा है. और दूसरा इनके साइज की वजह से उनके अंदर डिस्पर्शन फोर्सेस भी होते हैं. तो दोनों का जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज मोर इन द केस ऑफ SO3 एज कंपेयर्ड टू अमोनियम. Yes sir. फिर आता है स्पेसिफिक एरिया ऑफ सॉलिड. स्पेसिफिक एरिया ऑफ एन एडसॉर्बेंट इज द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एडसॉर्प्शन पर ग्राम ऑफ एडसॉर्बेंट. एक यूनिट मास ऑफ एडसॉर्बेंट के अंदर जो मास जो सरफेस एरिया अवेलेबल है एडसॉर्ब होने के लिए, दैट्स कॉल्ड स्पेसिफिक एरिया ऑफ द एडसॉर्बेंट. एंड स्पेसिफिक एरिया ऑफ द एडसॉर्बेंट कैन बी इंक्रीज बाय बेसिकली बाय स्प्लिटिंग द एडसॉर्बेंट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. तो पार्टिकल का साइज अगर छोटा करते जाओगे तो सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा. सरफेस एरिया बढ़ेगा तो स्पेसिफिक एरिया ऑफ सॉलिड इज गोइंग टू इंक्रीज. तो ग्रेटर द स्पेसिफिक एरिया ऑफ एन एडसॉर्बेंट ग्रेटर विल बी द एडसॉर्प्शन. लाइक इसको आप सिंपल सा इस लॉजिक से समझ लो कि अगर मेरे पास मान लीजिए एक क्यूब है, राइट, और उस क्यूब की मैंने बेसिकली साइड लेंथ ले ली 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. एक साइड लेंथ जो ले लिया 1 सेंटीमीटर ले लिया, तो एक साइड का एक फेस का एरिया कितना हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. ऐसे 6 फेसेस हैं तो कितना एरिया होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया विला. Yes. राइट. तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया. अब मैंने इसको क्या किया, ऐसे 3 परपेंडिकुलर कट दिए. अब एक परपेंडिकुलर कट देने में आपका जो अब 8 मिनी क्यूब बने, उसमें एक जो छोटा सा मिनी क्यूब बना उसकी जो साइड लेंथ होगी L, दैट विल बी इक्वल टू साइड लेंथ L जो हो गया दैट विल बी इक्वल टू लेट्स से 1/2 सेंटीमीटर. इतनी हो गई आधी. Yes sir. और उसका जो छोटा सा मिनी क्यूब बना उसका अगर मैं टोटल एरिया निकालता तो दिस विल बी इक्वल टू उसका एक साइड का अगर एरिया एक फेस का एरिया निकालते तो 2 1/4 दिस गोइंग टू बी 1/4 Yes sir. सेंटीमीटर स्क्वायर. और 6 फेसेस का निकालता तो into 6 होता. तो दैट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ अ मिनी क्यूब. करेक्ट. और ऐसे मिनी क्यूब कितने बने 8 बने. 8. टोटल सरफेस एरिया विल नाउ बी 8 into 6 into 1/4. So that will be equal to 12. पहले सरफेस एरिया कितना था हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब कितना हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो बढ़ गया ना सरफेस एरिया. Yes. जैसे आपने पार्टिकल का साइज छोटा किया सरफेस एरिया इज गोइंग टू इंक्रीज. आर यू ओके विद दिस? Yes sir. Right. So moving ahead from here, we can take the next part, which is going to be specific area of an adsorbent can be increased by making the surface rough also. तो दो तरीके. आप एक स्मूथ सरफेस दोगे तो सरफेस एरिया कुछ होगा. अगर आप उसको रफ बना दें, ऊपर नीचे कर दें, तो उसमें सरफेस एरिया इज गोइंग टू इंक्रीज. सो सरफेस एरिया कैन बी इंक्रीज बाय मेकिंग सरफेस रफ और बाय फाइनली डिवाइडिंग इट. उसको फाइनली डिवाइडेड कर लो छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तब भी बढ़ सकता है. ये अब इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रेशर ऑफ अ गैस. तो जैसे से आप नॉर्मली गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे तो एड्सॉर्प्शन इज गोइंग टू इंक्रीज टिल अ सर्टेन स्टेज, और उसके बाद फिर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो एड्सॉर्प्शन इंक्रीज नहीं होगा, दिस विल बिकम कांस्टेंट. ये क्यों है, कैसा है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा फ्रेडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म समझना पड़ेगा. तो एज फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज रिवर्सिबल, इट इज अकम्पनीड बाय डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ द गैस. दिस वी हैव ऑलरेडी सीन कि अगर मैं एक कंटेनर लूं उसमें गैस लूं, उसका कुछ प्रेशर होगा P1, और अगर उसके अंदर मैंने एक एड्सॉर्बेंट डाल दिया तो एड्सॉर्बेंट ने कुछ गैस के मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब कर दिए. सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस मॉलिक्यूल व्हिच आर फ्री, व्हिच आर मूविंग हियर एंड देयर and which are striking with the wall will decrease,
If they are decreasing, therefore the pressure exerted by the molecules in the gaseous phase is going to be less now. So pressure is decreased because of the adsorption taking place. So that is for sure कि pressure जो है वो decrease कर रहा है. अब हमें यहाँ पे ये बात करनी है कि ये तो वो situation की बात है कि बार एक कंटेनर में एक गैस लिया, उसका आपने प्रेशर लिया और उसको जब एक पर्टिकुलर प्रेशर पे आपने रखा तो कहा कि इसमें से कुछ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो गए, इसलिए इसका प्रेशर कम हुआ. लेकिन अगर मैं अब यहाँ पे जो गैस ली है उसका फाइनली जो प्रेशर था इक्विलिब्रियम आने पे वो P2 था, अब मैं P2 को इंक्रीज करके कुछ P3 कर दूं, तो जैसे यहाँ ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स में से कुछ मॉलिक्यूल फिर जाके सरफेस पे एब्जॉर्ब होंगे और प्रेशर फिर से वापस से क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, लेकिन ओरिजिनल से पहले से ज्यादा ही रहेगा. ठीक है. अब इस पॉइंट को हम ये कह रहे हैं कि एट अ गिवन टेम्परेचर द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑफ द गैस. तो जैसे ही मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो आपका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा. उसका सिंपल सा बेसिक लॉजिक क्या है कि आप ये समझो कि मेरे पास एक वो था, ये एब्जॉर्बेंट है और इस एब्जॉर्बेंट पे कुछ मैंने ये डॉट्स बनाए. ये डॉट्स बेसिकली एक्टिव साइट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक्टिव साइट्स को. और ऐसी एक्टिव साइट्स आपने यहाँ पे बनाई तो मान लीजिए ऐसा कुछ 3 और 3 7 होगी, तो 10 into 7 कितनी एक्टिव साइट्स हो गई? 70. तो 70 एक्टिव साइट्स है इस पूरे हमारे एड्जॉर्बेंट पे. तो इस एड्जॉर्बेंट पे अगर आपकी 70 एक्टिव साइट्स हैं और इसके ऊपर मैंने गैस छोड़ा, उस गैस का प्रेशर रखा लेट्स से 1 एटमॉस्फेयर, तो 1 एटमॉस्फेयर पे इस 70 एक्टिव साइट्स में से मान लेते हैं 10 एक्टिव साइट जो है वो ऑक्यूपाई होगी. 70 में से कितनी साइट्स ऑक्यूपाई होगी? 10 होगी. तो 10 साइट्स ऑक्यूपाइड है. अभी भी कितनी साइट्स बाकी है, खाली है? 60 sites are still vacant. Yes. Now I increase the pressure from 1 atmosphere to 2 atmosphere. तो मैंने ऊपर गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से बढ़ा के 2 एटमॉस्फेयर कर दिया. तो यानी कि 2 एटमॉस्फेयर मतलब मॉलिक्यूल्स गैस के ज्यादा हो गए. अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो ज्यादा जाके एड्जॉर्बेंट पे टकराएंगे, ज्यादा एड्जॉर्बेंट पे कोलाइड होंगे तो एड्जॉर्ब भी ज्यादा होंगे. तो अब जो मॉलिक्यूल्स थे 70 में से जो एड्जॉर्ब हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं? लेट्स से 20 हो रहे हैं. आई बात समझ में? यस सर. तो अब आप देखेंगे कि उसी एक्टिव साइट्स में से जो 70 एक्टिव साइट्स में थी उसमें से 20 एक्टिव साइट जो है वो ऑक्यूपाइड हो रही है, बाकी एक्टिव साइट्स क्या है? खाली है. सर प्रेशर के साथ बढ़ता जा रहा है एब्जॉर्प्शन पे. जैसे मैंने प्रेशर बढ़ाया तो एब्जॉर्प्शन बढ़ता गया. अब एक स्टेज आई कि मैंने ये प्रेशर कर दिया रफली इतना कुछ प्रेशर P एटमॉस्फेयर, और ये P एटमॉस्फेयर ऐसा है कि इसमें जो 70 एक्टिव साइट थी वो 70 की 70 एक्टिव साइट्स क्या हो गई? एड्जॉर्ब हो गई. 70 की 70 एक्टिव साइट्स आर नाउ ऑक्यूपाइड. यानी कि अब कोई एक्टिव साइट्स अवेलेबल ही नहीं है. अब इस पॉइंट पे अगर एक्टिव साइट्स ही अवेलेबल नहीं है तो इस पे आप और प्रेशर बढ़ाओगे तो विल देयर बी एनी एड्जॉर्प्शन टेकिंग प्लेस नाउ? Will there be any increase in adsorption? No sir. No. So till a certain point of increase in pressure, the pressure बढ़ाने से adsorption बढ़ेगा, external adsorption बढ़ता जाएगा, लेकिन एक particular pressure आने के बाद उसके बाद increase होना बंद हो जाएगा. क्यों? क्योंकि सारी की सारी active site जो थी surface पे वो adsorb हो चुकी है, surface पूरा saturate हो चुका है. आई बात समझ में? तो till this point surface was unsaturated. Here the unsaturation is still there. Here the unsaturation is not there. This is completely saturated. और धीरे धीरे अनसैचुरेशन जो था वो कम होता जा रहा है. पहले यहाँ 60 मॉलिक्यूल्स 60 साइट जो थी अनऑक्यूपाइड थी, या 50 रहेगी, तो अनसैचुरेशन कम होता जा रहा है. सो धीरे धीरे अनसैचुरेशन कम हो रहा है, तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स सैचुरेशन स्टेज. एंड व्हेन द एक्टिव साइट्स आर कंप्लीटली ऑक्यूपाइड, सारी की सारी एक्टिव साइट्स अगर ऑक्यूपाई होगी, सैचुरेट हो गया सरफेस, तो उसके बियॉन्ड अगर आप प्रेशर गैस का इंक्रीज करेंगे तो देयर इज नो स्पेस अवेलेबल फॉर दोस गैस मॉलिक्यूल्स or adsorbate molecules to get adsorbed on the adsorbent. So therefore beyond that point there is no adsorption taking place, or the extent of adsorption is not going to increase, not going to change after that. आइए बात समझ में? Yes sir. The extent of adsorption is measured as x by m, where x is called what? X मैंने बताया था, this is the mass of the adsorbate. Yes sir. m is the mass of the adsorbate. एक तरीके से x by m क्या बता रहा है? It is the mass of the adsorbate which gets adsorbed on the unit mass of the adsorbent. Yes sir.
यही बता रहे हैं ना, तो यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट पे कितना मास एडजॉर्बेंट का एडजॉर्ब हो रहा है, दिस इज बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय x बाय वैल्यू। इफ द फिजिकल एडजॉर्प्शन इज लिमिटेड टू यूनिमोलिकुलर लेयर, अब जैसे मैंने बताया था कि फिजिक्स ऑप्शन और केमिज ऑप्शन एक बेसिक डिफरेंस था, केमिज ऑप्शन यूनिमोलिकुलर लेयर ही बनाता है क्योंकि उसको बॉन्ड बनाना है, फिजिक्स ऑप्शन में मल्टी लेयर्स भी बनती है। लेकिन अगर मैं रेस्ट्रिक्ट कर दूं फिजिकल एडजॉर्प्शन को यूनिमोलिकुलर लेयर के लिए, तो प्लॉट ऑफ एक्स बाय वर्सेस इक्विलिब्रियम प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर शोन एज, तो इसका जो प्लॉट है वो कैसा आएगा वो देखते हैं। दिस इज रेफर्ड बाय द नेम फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। A graph is plotted between x by m, which is the amount of the adsorbate adsorbed by an adsorbent, and the equilibrium pressure of the adsorbate at constant temperature is called adsorption isotherm. Isotherm है इसका अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। Yes, sir. गिवन टेम्परेचर पे कितना, एक गिवन टेम्परेचर पे एक एडजॉर्बेंट के यूनिट मास पे कितना एडजॉर्बेंट का मास इंक्रीज कर रहा है, दैट इज प्लॉटेड अगेंस्ट द प्रेशर ऑफ द गैस। तो जो प्रेशर है गैस का फाइनल इक्विलिब्रियम पे आने पे, उसका हम प्लॉट बना रहे हैं एक्स बाय एम के साथ। तो एक्स बाय एम को हमने लिया वाई एक्सिस पे और बेसिकली प्रेशर को लिया एक्स एक्सिस पे। तो हमें वाई एक्सिस पे एक्स बाय एम लिया, एक्स एक्सिस पे प्रेशर लिया, तो एक प्लॉट ऐसा दिखा, सीधा जा रहा है और ऐसे इंक्रीज करते करते जाके फिर कांस्टेंट हो गया। कैन यू सी दिस कांस्टेंट साइड ऑन द राइट साइड? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। ओके, तो अब देखो इस ग्राफ के तीन पार्ट कर लेते हैं। एक पार्ट तो ये है, दूसरा पार्ट इस ग्राफ का ये। तो एक पार्ट हो गया ये वाला, दिस इज प्रेशर इज लो, क्या लिखते हैं इसको, लो प्रेशर रीजन। और इसको लिख सकते हैं हाई प्रेशर रीजन, यस सर। और बीच वाला प्रेशर इज मॉडरेट प्रेशर, करेक्ट? यस। अब लो प्रेशर रीजन में जैसे जैसे आपने प्रेशर बढ़ाया है, तो आप देख रहे हैं एक्स बाय एम की वैल्यू बढ़ रही है, एक्स बाय एम वैल्यू इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज हुआ यहाँ पे, करेक्ट? तो Yes. लीनियर इंक्रीज है, ऑलमोस्ट लीनियर इंक्रीज। और इस पॉइंट के बियॉन्ड हाई प्रेशर जाने पे ये वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी, इट विल बिकम स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यस सर, ये वैसा ही केस है 70-70 वाला हाई प्रेशर ये रीजन। 70 के बाद वाला सीन है, ठीक है? अच्छा। जब पी प्रेशर आ गया, यानी कि ये पी जो था, ये पी नॉट जो है वो पी है। दिस पी नॉट इज बेसिकली, इसको पीएस लिख सकता है, पीएस इज बेसिकली सैचुरेशन प्रेशर। क्या लिख सकते हैं इसको? सैचुरेशन प्रेशर। प्रेशर है। तो सैचुरेशन प्रेशर वो प्रेशर है जब सरफेस पे एडजॉर्बेंट की सारी साइड्स ऑक्यूपाई हो गई है, उसके बाद आप प्रेशर बढ़ाएंगे, कुछ भी प्रेशर बढ़ा लो उसमें कोई एक्सटेंड ऑफ एडजॉर्प्शन में चेंज नहीं आ रहा। उसके मॉडरेट प्रेशर रीजन में ऐसे जा रहा है ग्राफ, ये उनका कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है? सो अब यहाँ पे obviously it's not a linear increase that you are seeing. Linear increase is observed only in the region which is low pressure. In the moderate pressure the increase is not linear. सारी बात समझ में? यस सर। और उसके बाद हायर प्रेशर पे भी एक लीनियर प्लॉट ही है, बट दैट इज लीनियर विद रिस्पेक्ट टू दिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, करेक्ट? अब इस ग्राफ को, ये तो एक पार्ट है कि हमने एक गैस लिया, उस गैस का एडजॉर्प्शन, उसके लिए प्रेशर चेंज करते गए, प्रेशर चेंज करने से एक्सपेरिमेंट को प्लॉट कर लिया, इस तरह का प्लॉट आया। टेम्परेचर हमने फिक्स रखा, एक कोई भी टेम्परेचर लिया हुआ, लेट्स से 298 केल्विन, राइट? और अब मैंने कहा कि इसी गैस का 298 की जगह आप कोई और टेम्परेचर ले लो। लेट्स से आपने टेम्परेचर लिया था 195 केल्विन, तो 195 केल्विन वाला ग्राफ ये दिख रहा है ऊपर वाला राइट साइड में। यस सर। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ा के 244 कर दिया, तो जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ 195 से 244 कर रहा हूँ, तो गैस के मॉलिक्यूल सरफेस पर रहेंगे या छोड़ेंगे? सर छोड़ेंगे। Surface will be left by them. So molecules of the adsorbate will leave the surface of the adsorbent and they will tend to remain in that state which is more, जहाँ पे उनको freedom ज्यादा होगी, क्योंकि high temperature में entropy बढ़ती है, तो gas molecules will tend to remain on the surface rather than on the adsorbent. And अगर ऊपर रहेंगे और adsorbent पे नहीं रहेंगे, तो इसका मतलब extent of adsorption क्या हो जाएगा? कम। Extent of adsorption कम होगा, curve will be of same nature, but you can see that कि अब आपका ये कर्व नीचे की तरफ होगा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और नीचे की तरफ होगा। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो व्हाट यू कैन सी इज कि विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एडजॉर्प्शन इज डिक्रीजिंग, द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डिक्रीजिंग। जैसे आप इसको 2 टेम्परेचर ले लो, सॉरी यहाँ तो टेम्परेचर
एक ये एक ही प्रेशर लेते हैं, कोई फिक्स प्रेशर, और उस फिक्स प्रेशर पे आपने ये लाइन ड्रॉ कर ली। तो इस टेम्परेचर पे 195 केल्विन पे एक्सटेंड ऑफ एडसॉर्प्शन ये है, दिस इज द वैल्यू विल हैव, दिस इज x by m, राइट? Yes. And at 244 Kelvin, the extent of adsorption is this. So where the extent of adsorption is more, when the temperature is less or when the temperature is more? Less. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन कम होता गया। सो दो प्लॉट जो है वो आपको ये बता रहे हैं कि एक प्लॉट तो बता रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन में क्या फर्क आ रहा है, ठीक है? दूसरे में भी है तो प्लॉट x by m का p के साथ ही, बट वो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। वो ये भी बता रहा है साथ साथ कि जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, बट with the increase of temperature the extent of absorption will go down. So ग्राफ जो पहले ऊपर था वो अब नीचे की तरफ आने शुरू हो जाएंगे। Is it clear? Yes, sir. Now it is evident from the graph that at a certain pressure the adsorption reaches a maximum value, that the adsorption becomes saturated, and the corresponding pressure is called saturation pressure, represented by PS. Correct? Beyond this pressure the extent of adsorption remain constant. There is no change. Okay with this? Yes, sir. अब फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म मैंने वही बनाया, x by m को p के साथ प्लॉट किया, यहाँ रखा। अब हमने कहा कि लो प्रेशर रीजन ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर दिया, लो प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर एंड हाई प्रेशर। एक बार Yes, फिर sir. से बताऊं, so this is the low pressure region, this is a moderate pressure region, and this one is the high pressure region. और लो प्रेशर रीजन में ये ऑलमोस्ट लीनियर है, ये हम यहाँ पे लाइन लिखी है कि x by m वैल्यू इज लीनियरली इंक्रीजिंग विद द प्रेशर। सो एट लो प्रेशर द x by m वेरीज लीनियरली विद प्रेशर, दैट इज राइट। सो इस चीज को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है x by m भी वैसे ही बढ़ रहा है प्रोपोर्शनली। फिर से x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1, राइट? तो x by m इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1, एंड वी कैन से जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा x by m की वैल्यू भी बढ़ती गई। And if we remove the proportional sign, we'll get some constant k, and that can be written as x by m is equal to k into p, right? Sir, की पावर 1 का क्या मतलब है? p की पावर 1 ये हाँ, sir, अभी मतलब रीजन के लिए वैलिड है, ठीक है? अभी इस रीजन के लिए वैलिड है, विल कम टू दैट पॉइंट, अभी आएगा, ठीक है? अब हम चलते हैं कि हाई प्रेशर पे जाते हैं, बिल्कुल हाई प्रेशर पे चलेगा। हाई प्रेशर रीजन में क्या हो रहा है, अब ये कांस्टेंट हो गया, इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो प्रेशर एक्सिस के अगर पैरेलल हो गया है, अब आपका प्रेशर बढ़ने से x by m की वैल्यू चेंज नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि x by m विल बी प्रोपोर्शनल टू p की पावर व्हाट? 0। तो p की पावर 0 है, तभी वो इक्वल टू 1 रहेगा और कांस्टेंट रहेगा हमेशा। तो x by m is proportional to p की पावर 0 in this case, and therefore we can write x by m will be equal to some constant k into p की पावर 0. p की पावर 0 is equal to k 1 only, and therefore this is equal to x by m will be equal to k. k is some constant, तो k क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो अब x by m की वैल्यू क्या होगी? चेंज ही नहीं कर रही, x by m value will remain as a constant, correct? Now at intermediate range of pressure the variation of x by m can be expressed as, now we can write x by m is equal to is proportional to p की पावर 1 by n। अब अगर मैं इसको p की पावर 1 by n लिख रहा हूं और इसको फाइनली प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट लगाएंगे, तो वी कैन से x by n will be equal to k into p की पावर 1 by n। अब n की वैल्यू इस रीजन में क्या है वो देख लेते हैं। अब इस रीजन में n की वैल्यू क्या है कि इस रीजन से पहले भी अगर मैं इसी चीज को लगा दूं, x by m equal to k into p की पावर 1 by n, तो n की वैल्यू क्या है? लो प्रेशर रीजन में n की वैल्यू 1 आएगी, तभी तो p की पावर 1 आएगा। Yes, sir. So if I keep n value as 1, p की power will become equal to 1. So in the low pressure region n का value 1 है, correct? Yes, sir. And in the high pressure region, what is n value? Infinity. Yes, sir. When n is infinity, 1 by infinity will tend to be 0. 0. Yes. Therefore you can see that n moderate pressure region में n का value 1 से क्या होगा? बड़ा होगा और infinity से ज्यादा छोटा होगा, और infinity से क्या होगा? छोटा होगा। So it will be between 1 to infinity. Are you clear with this? सर ये p raised to 1 by n ये तो एक्सपेरिमेंटली देखा होगा ना उन्होंने, मतलब जो भी साइंटिस्ट है। ये तो एक्सपेरिमेंटली नहीं देखा उन्होंने, तो अपना ये एक एम्पेरिकली दिया है। फ्रेंडलिक ने ये बना के एक्सप्रेशन दिया कि इस फॉर्म में हो तो ज्यादा बेटर, आप एक्सप्लेन कर पाओगे इसको। अच्छा सर।
तो इसका कोई एक्सपेरिमेंटल नहीं है। एक्सपेरिमेंटल तो ये दिखा कि प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो एक्सबैम बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते फाइनली एक प्रेशर के बाद चेंज नहीं कर रहा। तो ये चेंज कैसा है, ये अगर आपने उसमें अलग अलग प्रेशर पे एक्सबैम का डेटा लिया, उसको या प्लॉट किया, तो ये देखा कि नेचर ऑफ प्लॉट ऐसा जा रहा है। तो नेचर ऑफ प्लॉट को भी एक्सप्लेन करना चाहिए आपका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखा कि ये पूरा का पूरा ग्राफ एक्सप्लेन हो जाए, राइट? Yes, sir. Let's take some more part of it. All these can be explained using the equation. Now we write the general expression as x by m equal to k into p की बार 1 by n. अब हम लिखेंगे where n is between 1 to infinity, and at low pressure में कहूंगा n की वैल्यू क्या है, 1 है, और हाई प्रेशर पे n की वैल्यू infinity है. At moderate pressure the n value will be greater than 1 but less than infinity. Are we okay with this point यहाँ तक? Yes, sir. बिल्कुल. Taking log of the above equation, अगर इसका log ले लिया जाए तो log of x by m will be equal to, तो ये log of x by m एक साथ ले लेते हैं, this is equal to log k plus 1 by n log p, correct? Yes, sir. So if you make a plot between log x by m versus log p, so it will be an equation of the straight line y is equal to c plus mx, Yes, sir. C plus mx where m is the और 1 by log k की वैल्यू होगी आपकी इंटरसेप्ट, और स्लोप की वैल्यू होगी 1 by n. So if you plot log x by m versus log p, it will be a straight line with slope equal to 1 by n and intercept equal to log k. Correct है? Yes, sir. तो ग्राफ कैसे दिखेगा? Straight line थोड़ा सा ऊपर increasing होगा. ठीक है, अब ये जो प्लॉट हमने बनाया होगा, ये प्लॉट किस प्रेशर रीजन के लिए बना हुआ है? देखो, अगर ये प्रेशर रीजन आपका कौन सा होगा? लो वाला. लो प्रेशर होगा तब ऐसा होगा। अब अगर बहुत हाई प्रेशर पे चले गए तो हाई प्रेशर पे एन की वैल्यू क्या है? Infinity. इन्फिनिटी। तो ये टर्म तो ऑलरेडी क्या हो रही है? 1 by infinity is very very tending to 0 है। तो टेंडिंग टू 0, तो स्लोप की वैल्यू टेंडिंग टू 0, मतलब वो क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन ऐसा आ जाएगा। Yes, तो sir. अगर इसी ग्राफ को और प्लॉट किया जाए, मतलब हाई प्रेशर रीजन में ले जाए, तो फाइनली ये प्लॉट ऐसा ही दिख रहा होगा, यहाँ पे ऐसी स्ट्रेट लाइन और ये बीच में ऐसा कर्व ही बन रहा होगा। अच्छा. Isn't it? तो ये लो प्रेशर से मॉडरेट प्रेशर का है ग्राफ. ये आप सिर्फ लो प्रेशर पे बोलेंगे, मॉडरेट के लिए भी स्ट्रेट लाइन नहीं है वो। मॉडरेट के लिए एन वैल्यू चेंज करती रहेगी, फिक्स्ड वैल्यू नहीं है ना इनकी। Yes, sir. एन की वैल्यू मॉडरेट प्रेशर रीजन में तो 1 से ज्यादा, इंफिनिटी से कम है, एन वैल्यू बदल रही है, तो हर पॉइंट पे स्लोप डिफरेंट होता जाएगा। अच्छा सर. अब देखते हैं लैंगमुयर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। अब ये जेई में बहुत ज्यादा सवाल तो नहीं आया इसमें, कभी एडवांस में कुछ क्वेश्चन आया है, तो उसके लिए अगर आपको पढ़ना है तो मैं पढ़ा देता हूँ, नहीं तो फिर स्किप कर देता है। नहीं सर, पढ़ा दीजिए. पढ़ना है? हाँ सर बिल्कुल. ये हमारे पास एक एडसॉर्बेंट है, ठीक है, उसका ऊपर ये कुछ आके एडसॉर्ब हुआ है, ये एडसॉर्बेंट है, यानी कि जितना सरफेस एरिया एडसॉर्बेंट का है उसमें से कुछ सरफेस एरिया ही एडसॉर्बेंट ने एडसॉर्ब किया। समझ आ रही बात? यस सर. अब जो टोटल सरफेस एरिया है उसमें से जो इस एडसॉर्बेंट ने एडसॉर्ब किया उसको हम फ्रैक्शन एफ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एफ है ये, तो अगर टोटल 1 है तो ये फ्रैक्शन एफ है, तो टोटल में से कितना आपका अभी अनऑक्यूपाइड एडसॉर्बेंट द्वारा? 1 माइनस है. 1 माइनस एफ। तो ये समझ में एफ क्या है? एफ इज दैट फ्रैक्शन ऑफ द एरिया ऑफ द एडसॉर्बेंट व्हिच इज एडसॉर्ब बाय द एडसॉर्बेंट, and 1 minus f is the fraction of the adsorbent which is still unoccupied by adsorbent. F is the fraction of surface area covered by adsorbent, and where P is also the partial pressure at which this fraction of the adsorbent gets adsorbed. जिस गैस का आपने कुछ प्रेशर रखा उस प्रेशर पे F आपके फ्रैक्शन ऑफ सरफेस एरिया इज एडसॉर्ब बाय द एडसॉर्बेंट। जब ये F प्रेशर बढ़ाओगे तो ये फ्रैक्शन बढ़ेगा घटेगा? अगर ऊपर गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे, दिस फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द एडसॉर्बेंट इज गोइंग टू रिमेन सेम और इंक्रीज और डिक्रीज? इज गोइंग टू इंक्रीज। प्रेशर बढ़ाने से तो एडसॉर्प्शन बढ़ रहा है ना, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन बढ़ने का मतलब क्या है? फ्रैक्शन ये और ज्यादा बढ़ता जाएगा, इसका मतलब एफ इज गोइंग टू इंक्रीज। यस सर. यस सर.
x by m is the same mass of the adsorbate adsorbed per unit mass of the adsorbent. एक यूनिट मास ऑफ adsorbent के लिए कितना मास adsorbate का adsorb हो रहा है. अब रेट ऑफ, इसमें दो बातें हुई कि जो adsorbate है उस सरफेस पे adsorb होगा और adsorbed जो adsorbate है वो सरफेस को छोड़ के जाएगा भी. तो दो रेट्स होगी कि किस रेट से adsorbate जाके adsorb हो रहा है और किस रेट से adsorbate सरफेस को छोड़ के जा रहा है, which is called desorption. तो adsorption की रेट और desorption की रेट दो चीजें होंगी. आई बात समझ में? यस सर. तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन को मैंने RA से रिप्रेजेंट किया. अब रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, समझना बात को, कि पहले एक यूनिट टाइम में, मतलब पहले के शुरुआत टाइम 0 पे सरफेस पे जितने भी एक्टिव साइट्स हैं सारी की सारी फ्री है. मान लिया हमने एग्जाम्पल लिया था 70 साइट थी, फ्री थी 70. यस सर. मैंने 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर रखा, उस पे 100 में से 100 में से 10 साइट एड्सॉर्ब होगी. ठीक है, अब कितनी रहेगी? 60. अब 60 साइट, मतलब आप सोचो 10 साइट्स में से 7 साइट, मतलब 70 साइट्स में से 10 साइट एड्सॉर्ब हुई. नहीं, अब अगर मेरे पास अगले स्टेज पे 60 साइट्स रह गई हैं और मैंने प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर फिर बढ़ाया, तो अब जो नंबर ऑफ साइट्स एड्सॉर्ब होंगी वो 10 नहीं होंगी, पक्का 10 से कम होगी, क्योंकि 70 में से अगर आपकी 10 साइड एड्सॉर्ब हो रही थी तो 60 में से 10 साइड नहीं एड्सॉर्ब हो सकती. गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. तो अब बेसिकली क्या हो रहा है, आपका जो नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स है वो कम हो गई, और नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स कम होने की वजह से आपका एड्सॉर्प्शन का रेट भी अफेक्ट हुआ होगा. बात आ रही समझ में? यस सर. एड्सॉर्प्शन ज्यादा हुआ या कम हुआ? सर ज्यादा होगा, प्रेशर बढ़ेगा. ठीक है. अब एक चीज और है कि ये वैल्यू 1/f क्या रिप्रेजेंट करी, ये 1/f रिप्रेजेंट कर रहा है आपका वो सरफेस जो अनऑक्यूपाइड है एड्सॉर्बेंट द्वारा. जब ये अनऑक्यूपाइड ज्यादा होगा तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा. यस सर. समझ भाई बात? जितना आपके एक्टिव साइट्स फ्री होंगे, अनऑक्यूपाइड होंगे, तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा. जैसे जैसे साइट्स ऑक्यूपाई होते जाएंगे ये कम होता जाएगा. तो ये प्रोपोर्शनल हुआ ना, कि जैसे जैसे आपके एक्टिव साइट्स आपके कम होते जाएंगे, ये जो है वो फ्रैक्शन ऑफ साइट्स है विच इज अनऑक्यूपाइड है. अनऑक्यूपाइड साइट जितने ज्यादा होंगे उतनी रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगी. अनऑक्यूपाइड साइट्स कम होंगे, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम हो जाएगी. तो कहना है इसे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एक्टिव, इज द फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव साइट्स के प्रोपोर्शनल है. यस सर. तो RA is proportional to 1/f. Correct? यस सर. And can I say RA is also proportional to the pressure? प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब हो रहे हैं एड्सॉर्बेंट पे. जी सर. RA is proportional to pressure also, RA is proportional to 1/f also. And अगर मैं दोनों का प्रोपोर्शनल साइन हटा के कांस्टेंट लगाऊं तो I'll say constant is some K. So our rate of adsorption will be equal to RA equal to K multiplied by P into 1/f. Are you okay with this expression? यस सर. डिसॉर्प्शन के केस में क्या होगा? अब डिसॉर्ब किसको होना है? जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है एड्सॉर्बेट के, वही तो छोड़ के जाएंगे सरफेस. तो वो जो फ्रैक्शन है जो एड्सॉर्ब हुआ है उसी को आपको वही डिसाइड करेगा डिसॉर्प्शन कितना होगा. अब जब एड्सॉर्बेट ज्यादा होगा तो एड्सॉर्प्शन डिसॉर्प्शन भी ज्यादा होगा. पहले शुरू में मॉलिक्यूल्स कम थे सरफेस पे तो उसका डिसॉर्प्शन भी कम होगा. तो शुरू में डिसॉर्प्शन की रेट कम है, जैसे जैसे आप इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहे हैं डिसॉर्प्शन की रेट बढ़ती जाती है. समझ में आई बात? यस सर. तो शुरू में एड्सॉर्प्शन ये है, डिसॉर्प्शन ये है. डिसॉर्प्शन कम है, एड्सॉर्प्शन ज्यादा है, इक्विलिब्रियम नहीं है. अब टाइम के साथ एड्सॉर्प्शन की रेट क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है. अगर मैं कहूं कि एड्सॉर्प्शन रेट कम क्यों हो रही है? क्योंकि मेरा F वैल्यू बढ़ रहा है तो 1/f घट रहा है ना. यस सर. प्रेशर अगर मैं कांस्टेंट रखूं, F बढ़ेगा 1/f घटेगा, 1/f घटेगा तो RA को भी घटना पड़ेगा. तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम होती जाएगी. और डिसॉर्प्शन की रेट क्योंकि F बढ़ रहा है तो डिसॉर्प्शन की रेट बढ़ती जाएगी. तो आपका शुरू में एड्सॉर्प्शन ज्यादा था, डिसॉर्प्शन कम था. टाइम के साथ एड्सॉर्प्शन कम होता गया, डिसॉर्प्शन बढ़ता गया. एक ऐसी स्टेज आई जब दोनों बराबर हो गए, इक्विलिब्रियम आ गया. राइट? तो Yes, sir. डिसॉर्प्शन की रेट विल ओनली डिपेंड अपॉन F and has nothing to do with the pressure. Why? Because गैस के मॉलिक्यूल जो सरफेस पे एड्सॉर्ब्ड है वो प्रेशर को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं. प्रेशर तो उनकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स फ्री है ऊपर. समझ में आ रही बात? यस जो सर. सरफेस पे हैं, जो एड्सॉर्ब्ड हैं,
उनका फ्रैक्शन डिसाइड करेगा कि डिसऑर्प्शन कितना होगा। ज्यादा अगर मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब्ड है तो डिसऑर्प्शन भी ज्यादा, कम मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब्ड है तो डिसऑर्प्शन भी कम है। तो ये दोनों रेट्स ऐसे, RA is equal to K into P into 1 mass F, and RD, which is desorption, rate of resorption, is equal to KD into F, where K and KD are the constants of adsorption and constants of desorption. इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, RA की वैल्यू RD के बराबर होगी। यस सर। सो आपने सीधा इक्वेट करना है, K into P into 1 mass F is equal to KD into F. अब इससे हमने फाइनली लिखा K into P will be equal to KD into F, और इसको K into P into F वाली टर्म को राइट में ले गए तो ये वहां जाके प्लस हो गया, तो F कांस्टेंट लेके हमने इसको लिख लिया KD प्लस K into P। और इससे अगर हम F का वैल्यू अगर निकालें तो F will come out to be K into P upon KD into KD plus K into P. This is some equation A. तो F की वैल्यू आया F is equal to K into P upon KD plus K into P. क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, ये भी कर दो। इसमें एक और लाइन थी, चलो लिख देता हूं मैं यहाँ पे कि अब हम एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन को डिफाइन कर रहे थे x by m से, यस। and x by m is proportional to basically what? Extent of adsorption is proportional to कि x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना मास एडसॉर्बेंट का एडसॉर्बेंट, m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ द एडसॉर्बेंट व्हिच इज फिक्स्ड। यस सर। ये मास ऑफ एडसॉर्बेंट तो फिक्स ही है, एडसॉर्बेंट का मास विल कीप ऑन चेंजिंग, यानी कि जैसे से f बढ़ेगा mass of the adsorbent is going to increase, x is going to increase, so x by m is going to increase because f is increasing with time. यस सर। X by m is directly proportional to what? F. सर यहाँ तो 1 माइनस एफ के बढ़ने से एडसॉर्प्शन बढ़ रहा था, फिर एफ से वो रेट ऑफ एडसॉर्प्शन है, याद रख, ये एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन है। अच्छा। एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन का मतलब ये है कि आपका एक गिवन अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेंट पे, यूनिट मास ऑफ एडसॉर्बेंट पे कितना अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेंट बढ़ रहा है, कितना अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेंट इंक्रीज कर रहा है, तो Yes. x by m is directly proportional to f only, and if you remove the opposite side I'll get some x by m equal to some new constant which I say is k prime into f, और इस f की वैल्यू को मैंने यहाँ डाल दिया, तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब हम दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो ये आया कि x by m will be equal to k prime into f, where k prime का एज इट इज डाला, f की वैल्यू डाली k into p upon kd plus k into p, so we got this expression। अब इसको हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया kd से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, so dividing numerator and denominator by of this expression by kd, so what you will get, x by m will be equal to k prime into k into p upon kd upon 1 plus k by kd into p, ये आ जाएगा। यस सर। ये आ गया, इसको हमने कहा k प्राइम कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, kd कांस्टेंट, सबको एक नया कांस्टेंट कह सकते हैं। यस सर। और kd by kd ये तो 1 ही है, और k by kd को भी एक नया कांस्टेंट कह दिया, तो इस कांस्टेंट को तो हमने रिप्रेजेंट किया a से, k into k प्राइम अपॉन kd को, और k by kd के रेशियो को रिप्रेजेंट किया b से, तो we got x by m will be equal to a into p in the numerator divided by 1 plus bp in the denominator. Are you okay with this expression now? Yes sir. What is a? A is some constant which is equal to k prime into k by kd. This is equation 3. K is equal to k into k prime upon kd, and b is equal to k by kd. These are new constants, right? The values of the constant a and b depends on what? अब ये वैल्यू डिपेंड करेगा नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट पे, नेचर ऑफ सॉलिड पे, और टेम्परेचर पे। तो नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट, एंड इवन ऑन द टेम्परेचर। नाउ इफ यू रीअरेंज दिस इक्वेशन एज कि अगर मैं इसको रीअरेंज करूं p अपॉन x बाय m से, ठीक है, यानी कि अगर इसको p अपॉन 1 बाय x इसके टर्म्स में लिखेंगे
तो what we will finally look at is कि this will be equal to 1 by A plus B by A into P. इस फॉर्म में आएगा that we can obtain from here. निकाल लेंगे. Yes sir. So P upon X by M is equal to 1 by A plus B by A into P. And if you plot this P into X by M versus P, तो ये लीनियर मतलब इक्वेशन स्ट्रेट लाइन बन जाएगा. Y is equal to C plus MX. Yes sir. Or C will be equal to the intercept, which is 1 by A, and slope will be equal to B by A. And if you are given a plot like this, कि ये हमने प्लॉट किया P upon X by M को versus P के साथ Y axis पे, तो ये ऐसा आएगा. सर ये ग्राफ मतलब बता क्या रहा है? हमने रीअरेंज करने से क्या मिला? तो ये बस आपसे सिर्फ पूछ सकता है कि इस तरह का प्लॉट का नेचर कैसा आएगा. What will be the slope of it? What will be the intercept in this? ठीक है सर. तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है द प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू यूनिट एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन. एक्स बाय एम क्या था? एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन. ये P था. तो प्रेशर फॉर यूनिट एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को जब प्लॉट करें प्रेशर के साथ, प्रेशर फॉर यूनिट एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन व्हेन प्लॉटेड अगेंस्ट प्रेशर, देन व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द कर्व, उसका स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, इस तरह से कुछ पूछा जा सकता है. ये आपका वो वाला पॉइंट था जिसको हमने प्रेशर को रिलेट किया कि प्रेशर कैसे एड्सॉर्प्शन को अफेक्ट करता है. द नेक्स्ट थिंग वाज टेम्परेचर. फिजिक्स ऑप्शन में जैसे हमने कहा कि एड्सॉर्प्शन इज अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ हीट एनर्जी, तो ली चैटले प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होता है? So what I'll say कि I have a gas is there on the solid, और उनके बीच में इक्विलिब्रियम हुआ and this is gas solid. ये हमारा बना बेसिकली क्या? This is the adsorbent बन गया. तो ये adsorbate है, ये adsorbent है, और adsorbent बन गया, और साथ में यहाँ पे क्या हुई है? हीट रिलीज हुई है, प्लस हीट इज रिलीज्ड. तो ये आपकी इक्वेशन है. अब आप क्योंकि इसको ली चैटले प्रिंसिपल से समझना चाहते हैं, तो सीधा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम, ये रिएक्शन इधर जाएगा, इधर जाएगा, सर बैक में जाएगा. reaction go in the backward direction. If reaction goes in the backward direction, मतलब gas molecules will leave the solid surface and will become free, and adsorbate and adsorbent will be free. They're separated, so that means desorption will take place. So as the temperatures increase in the physics option, we can say desorption is going to take place. So as adsorption is accompanied by increase by release of heat energy, so in accordance with the Lee Chatelain principle, the increase of temperature should decrease the extent of adsorption. But अगर हम प्लॉट देखें x by m versus temperature at constant pressure, it is called adsorption isotherm. In the case of physical adsorption, x by m is going to decrease with increase of pressure, increase of temperature, whereas in the case of chemisorption, x by m initially increases and then decreases. तो आपको याद होगा अभी हमने प्लॉट बनाया था x by m versus p का, तो एक टेम्परेचर पे ये था, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाया तो कम हो गया, उसके बाद बढ़ाया तो और कम हो गया. तो वो ये दिखा रहा है फिजिक्स ऑप्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से x by m की वैल्यू, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन की वैल्यू कम होती जाती है. केमीज ऑप्शन में ऑन द अदर हैंड क्या है कि x by m का जो प्लॉट है वो आपका, ये तो फिजिक्स ऑप्शन में बढ़ा है कि x by m वर्सेस t में will keep on decreasing and this is the kind of nature of plot you'll be getting, right? But x by m versus t in the chemies option के जो आइसोबार होंगे उसमें क्या होगा कि जब आपको पता है कि chemies option is just like a chemical reaction, right? तो उसके लिए एक्टिवेशन जी चाहिए होता है. और एक्टिवेशन जी लोअर टेम्परेचर पे कम होगी तो कम ही मॉलिक्यूल्स क्रॉस करेंगे तो x by m की वैल्यू कम होगी. और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, सो मोर मॉलिक्यूल्स विल बी एबल टू सरपास दिस बैरियर, सो काइनेटिक x by m की वैल्यू इंक्रीज करने लगेगी. तो ये x by m की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी. इस स्टेज तक तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा है. अब एक स्टेज के बाद क्योंकि इतना टेम्परेचर हो गया कि बॉन्ड टूटने लग गए एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के, तो डिसॉर्प्शन होना शुरू हो गया और वो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम होना शुरू. तो दिस विल बी जस्ट लाइक अ केमिकल रिएक्शन, लाइक अ बैरियर इज फॉर्म, जिसमें यू नो यू आर गोइंग अप एंड देन कमिंग डाउन. सर मतलब पहले टेम्परेचर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन बढ़ने लग गया कीमोसॉर्प्शन में. हां, एड्सॉर्प्शन केमिसॉर्प्शन बढ़ेगा. In the case of chemisoption, if the temperature is increased, initially the extent of adsorption is going to increase because more number of adsorbent molecules will be able to form bond with the adsorbent, because this is a chemical reaction taking place and chemical reaction requires activation energy. इसीलिए chemisoption को activated adsorption भी बोलते हैं ना. Yes sir.
तो ये नेचर ऑफ ग्राफ दोनों इंपॉर्टेंट है, मतलब डिस्टिंक्शन होना चाहिए। अब जेई में एक बार इसके ऊपर सवाल आया है और उन्होंने ग्राफ का ना पूरा पार्ट शो नहीं किया, उन्होंने इतना सा पार्ट शो किया, जैसे x/m वर्सेस टेम्परेचर जो है, और ये वाला पार्ट सिर्फ इतना सा शो किया उन्होंने। तो अगर इतना ही पार्ट भी दे रखा है तो आपको ये मार्क करना है कि ये केमीज ऑप्शन का ग्राफ है, और फिजिक्स ऑप्शन ग्राफ है, इट विल गो डाउन, इट विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बना के डिक्रीज कर दो। Yes, sir. Then we move on to the next one. For example, on the surface of activated charcoal, gases such as oxygen, nitrogen, etc. are already adsorbed. मान लो वो gases already adsorbed है। अब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का एड्सॉर्प्शन बहुत ज्यादा नहीं है, क्यों? क्योंकि इनका ए वैल्यू उतना हायर नहीं है। अब जैसे ही मान लीजिए आपने चारकोल पे ये दोनों गैस एड्सॉर्ब थी, अब मैं इसी कंटेनर में कुछ CO और CH4 गैस भी रिलीज कर देता हूँ। CO और CH4 गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है कंपेयर टू दीज गैसेस। तो यानी कि बाय डिफॉल्ट मुझे बताओ CH4 CO आर मोर इजीली एड्सॉर्बेबल और H2 and O2 and N2 आर इजीली एड्सॉर्बेबल। सर मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा अच्छे से तो absorb। पहले अगर गैस एक एड्सॉर्बेंट पे जो गैस एड्सॉर्ब थी वो वीकली एड्सॉर्ब हुई है, और अब आपने एक ऐसी गैस यहाँ रिलीज कर दी जो ज्यादा रेडिली एड्सॉर्ब हो सकती है, तो क्या होगा? ये गैस यहाँ से डिसॉल्व होगी और जो नई वाली गैस के मॉलिक्यूल है वो आके एड्सॉर्ब हो जाएंगे, सरफेस पे वो आ जाएंगे। यानी कि मोर इजीली एड्सॉर्बेबल गैस will come and displace the less easily adsorbable gas, or the gas which can form more stronger interaction with the adsorbent will be replacing that gas which will be forming a weaker interaction with the adsorbent, right? तो अगर लेकिन उल्टा करता मैं, पहले गैस एड्सॉर्बेंट जो हुई होती है, एड्सॉर्बेंट पे जो एड्सॉर्ब हुई होती है वो CH4 और C होती, और O2 और N2 आते, तो O2 और N2 इसका कुछ नहीं रिप्लेस कर सकते, तो वहीं रहते, ऊपर के ऊपर रहते, they'll be just spectator and, और वो सिर्फ तमाशा देखते हैं कि नीचे क्या हो रहा है, Yes, right? sir. They can't do anything. But if a gas is the one which is adsorbed is weakly adsorbed, and the gas which is coming is capable of absorbing to a greater extent, so therefore that gas will displace the gas which is already existing, already adsorbed. Correct? Yes, sir. ये बात यहाँ लिखी हुई है, पढ़ लेना. If a mixture of gases is allowed to adsorb on a particular adsorbent, the strongly adsorbable adsorbent adsorbs to a greater extent than its partial pressure indicates. So this is sometimes you need to understand that कि partial pressure जो है वो एक real reflection नहीं है ये बताने के लिए कि कौन सी गैस ज्यादा adsorb होगी. जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मेरे पास सिलिका जेल है, सिलिका जेल जो है अब ऊपर एटमॉस्फेयर में आपके पास नाइट्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन गैस भी एयर में, और मॉइस्चर भी है, वो भी गैसियस फेज में, और सबसे तीनों में सबसे कम पार्शियल प्रेशर किसका होगा? सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर N2 का होगा. Yes, sir. N2 का प्रेशर कितना है? मतलब एयर का प्रेशर एक एटमॉस्फेयर मान लेते हैं, उसमें N2 का 78% है, तो दैट मींस 0.78 एटमॉस्फेयर इज द प्रेशर ड्यू टू नाइट्रोजन, 0.21 atmosphere is the pressure due to your Oxygen. and water will be having a pressure which is less than 0.1% से भी 0.1 एटमॉस्फेयर से भी कम है वो. अब वो क्योंकि मैं मान लेता हूँ कि रिमेनिंग सारा उसमें H2 ही है and there is no other gas other than O2, N2 and water, so in that case you can say it will be 0.1 atmosphere, otherwise वो बहुत ही कम होता है, 0.1 एटमॉस्फेयर से भी कम होता है. तो अब आप देखो कि तीनों में प्रेशर सबसे ज्यादा N2 का, फिर O2 का और फिर इसका, और जब आपने सिलिका जेल रखा तो वो गैस एड्सॉर्ब नहीं हुई जिसका प्रेशर सबसे ज्यादा था, जिसका कम था वो का प्रेशर सब मॉडरेट था, वो गैस एड्सॉर्ब हुई जिसका प्रेशर सबसे कम था. तो दिस व्हाट वी आर ट्राइंग टू से दैट if a mixture of gases is allowed to adsorb on a particular adsorbent, the strongly adsorbable adsorbate adsorbs to a greater extent than its partial pressure indicates. So sometimes the partial pressure will not indicate the thing completely. ये आप ये समझो कि इन गैसेस का, इसका मतलब पानी का इसका इंटरेक्शन इतना ज्यादा स्ट्रांग है, वो इंटरेक्शन की वजह से आप कह लो कि ये गैस का इतना वो हुआ है. अगर आप सोचो कि इसका प्रेशर तो बहुत कम था, अगर मैं तीनों के प्रेशर बराबर कर दूं और फिर ये देखूं कि इनमें से सबसे ज्यादा रेडिली एड्सॉर्ब गैस कौन सी है, तो वो क्लियरली रिफ्लेक्ट रहेगा कि पानी इज एड्सॉर्ब टू मच ग्रेटर एक्सटेंट एज कंपेयर टू O2 and N2 विल बी क्लियर. Yes, sir. इवन लो प्रेशर पे, अगर मतलब प्रेशर लो रखने पे भी एड्सॉर्प्शन ज्यादा दिख रहा है उसका, तो जब मैं प्रेशर तीनों का बराबर रखता तो तब तो और ज्यादा दिखता ना वो. जी सर.
For example, moisture, though present in small proportion in air, is strongly absorbed by silica gel, charcoal, and similarly the charcoal also absorb poisonous gases even though they are present in small concentration in air. तो जैसे मैंने आपको बताया था गैस मास्क हम चारकोल यूज करते हैं, ठीक है? तो जो गैस मास्क में चारकोल यूज किया जा रहा है वो आपके पास जो बाहर एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूटेंट्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, इनको वो एब्जॉर्ब ज्यादा करता है रादर देन एब्जॉर्बिंग दी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है एयर में, उनको एब्जॉर्ब कम कर रहा है, और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है उनको एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा है। दैट मींस कुछ कैरेक्टरिस्टिक है उसका उनके साथ एब्जॉर्ब होने का, इस वजह से ऐसा होता है। क्योंकि चारकोल एज अ होल ओवरऑल न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है तो ये वो उस तरह के मॉलिक्यूल ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा जो नॉन पोलर टाइप के हैं। तो CH4 बीइंग अ नॉन पोलर टाइप ऑफ गैस, तो हाइड्रोकार्बन्स को रेडिली एब्जॉर्ब कर लेता है। आई बात समझ में? यस सर। चलिए नेक्स्ट इज एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड। एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट मींस मेजरिंग इट्स एड्सॉर्बिंग पावर। तो आप ये कहो कि अगर मेरे पास एक सॉलिड होता जो एक्टिवेटेड नहीं है, जैसे सिंपल चारकोल है, दूसरे चारकोल में मैंने एक्टिवेशन क्रिएट कर दिया बाय इंक्रीजिंग इट्स पोरोसिटी, तो मैंने उसकी एड्सॉर्बिंग पावर क्या कर दी? बढ़ा दी। तो एक्टिवेशन ऑफ एन एड्सॉर्बेंट लीड्स टू इंक्रीजिंग द एड्सॉर्बिंग पावर ऑफ द एड्सॉर्बेंट, करेक्ट? This is increased by increasing specific area either by making the surface rough or by breaking the solid into smaller particles. This part I have already explained, right? Yes sir. Particle छोटा करने से surface area increase करता है। Care must be taken to ensure that the particles do not become very small. अब हमें जब ये कह रहे हैं कि हम पार्टिकल उसको सॉलिड एड्सॉर्बेंट को ब्रेक कर रहे हैं, तो ब्रेक करते करते इतना छोटा ना कर दें उसको कि जो इतना छोटा अगर हो गया कि उसकी इंटर पार्टिकुलर स्पेसेस जो है दैट विल बी टू स्मॉल टू अलाउ एनी पेनिट्रेशन द गैस मॉलिक्यूल्स। तो जब पार्टिकल साइज बहुत छोटा हो जाएगा तो उनके बीच में स्पेसेस भी बहुत छोटे हो जाएंगे। इतनी छोटी स्पेस हो जाएंगी तो जो एड्सॉर्बेट है वो अगर जाके अंदर उन पार्टिकल्स में जा ही नहीं सकता, तो फिर उस केस में एड्सॉर्प्शन का वो फंडा है वो बेकार ही हो जाएगा। तो वी हैव टू इंश्योर दैट हम पार्टिकल साइज ऐसा रखें कि एड्सॉर्बेट कैन स्टिल गेट एड्सॉर्ब ऑन दी surface and can get into the interstitial spaces. So should not be made too small. Competing adsorption, as we have already said, there's always a competition between different adsorbates to adsorb on the adsorbent. A strongly adsorbable substance can easily displace a weakly adsorbed substance, as was indicated that कि अगर N2O2 को पहले adsorb करा दो और बाद में CO और CH4 को ले आओ तो वो उनको displace कर देती है, right? Yes. Absorption from solution. Some solids are capable of absorbing certain solutes from the solution. जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया था, कौन सा, कि अगर मैं सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन ले लूं मिथाइलिन ब्लू का। मिथाइलिन ब्लू डाई है जो आपका सॉलिड में डिसॉल्व होगी और सॉल्यूशन बना रही है, राइट? और उसके ऊपर मैंने नीचे अंदर एनिमल चारकोल लगा दिया। अब एनिमल चारकोल के ऊपर आपका वो सोल्यूशन है, या कह लो कि एनिमल चारकोल रखा था, सोल्यूशन को हम धीरे से इसके ऊपर पास कर रहे हैं। तो जैसे जैसे पास करेंगे क्या होगा, जो डाई के मॉलिक्यूल्स हैं वो एड्सॉर्ब हो जाएंगे सरफेस पे। तो डाई उसमें सोल्यूशन में से सोल्यूट पार्ट है। तो सम सॉलिड आर केपेबल ऑफ एड्सॉर्बिंग सर्टेन सोल्यूट्स फ्रॉम दी सॉल्यूशन। सो सम सॉलिड्स कौन है? एड्सॉर्बेंट। ये हमारा बेसिकली एनिमल चारकोल है। दिस एबल टू एड्सॉर्ब सर्टेन सोल्यूट्स व्हिच आर बेसिकली द डाई। तो डाई के मॉलिक्यूल्स जो है सोल्यूट हैं, दे विल बी गेटिंग एड्सॉर्ब फ्रॉम द सॉल्यूशन, राइट? तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि दिस प्रॉपर्टी इज मेड यूज ऑफ इन एड्सॉर्बिंग कलरिंग मैटर फ्रॉम द सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जैसा कि उसका एक एग्जांपल मैंने केन शुगर जूस का भी बताया था कि शुगर केन जूस को अगर आप एनिमल चारकोल के ऊपर से पास करते हो तो उसका जो ग्रीनिश कलर है, ग्रीनिश ब्राउन कलर है, दैट विल बिकम गोज ऑफ एंड विल बिकम कलरलेस, और तभी शुगर जो बनती है वो आपकी कलरलेस होती है। यस सर। Raw cane juice is decolorized by activated animal charcoal. Just told you. Charcoal also absorbs oxalic acid or acetic acid dyes from their aqueous solution. इसका भी एक एग्जांपल मैंने बीच में दिया था कि एसिटिक एसिड का इतना कॉन्सेंट्रेशन ले लो, इतना एक्स/m वैल्यू निकालने के लिए, याद है? यस सर। तो ऐसे एसिटिक एसिड डाइज और ऑक्सैलिक एसिड डाइज भी एब्जॉर्ब हो सकती हैं चारकोल पे। अब this precipitate, the precipitate of magnesium hydroxide becomes blue when precipitated in the presence of magnesium reagent. ये अगर आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ा तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में
मैग्नीशियम को डिटेक्ट करने के लिए हम रिएजेंट यूज करते हैं कॉल्ड मैग्नेसॉन रिएजेंट। और ये जो मैग्नेसॉन रिएजेंट है, जब उसकी प्रेजेंस में आप मैग्नीशियम आयन को प्रेसिपिटेट कराते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में, तो उसका ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। और वो इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट है उसके ऊपर जो डाई है वो जाके एब्जॉर्ब हो जाती है, उसकी वजह से दैट प्रेसिपिटेट विल बिकम ब्लू इन कलर। अदरवाइज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कलर वैसे व्हाइट है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज व्हाइट बट इट विल अपीयर ब्लू बिकॉज ऑफ adsorption taking place on magnesium reagent. So this is the adsorption of the dye from the solution onto the solid. तो solid जो है यहाँ पे adsorbent का काम कौन कर रहा है, जो precipitate है वो adsorbent का काम कर रहा है, और magnesium reagent की जो dye है वो यहाँ पे basically adsorbate का काम कर रही है। सर तो मैग्नेसियम रिएजेंट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर मतलब एब्जॉर्ब हो जाएगा? Yes. अच्छा सर। Following observation were made in case of adsorption from solution, just like we did in the case of the adsorption of gas on the solid. तो ये देखा गया कि extent of adsorption decreases with the increase in temperature. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं extent of adsorption इसमें भी कम होता है। यानी कि जैसे हमने कहा था कि गैस का जब adsorption किया adsorbent के ऊपर, तो जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो गैस डिसॉल्व हो गई, उसी तरह से ये भी adsorbent जो है वो और adsorbent जो है वो अलग अलग हो जाएंगे जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ extent of adsorption भी डिक्रीज करता है इन सॉल्यूशन के केसेस में भी टेम्परेचर बढ़ाने से। दूसरा पॉइंट है कि extent of adsorption increases with increase in surface area of the adsorbent. तो जैसे जैसे surface area of adsorbent बनेगा, more adsorbent will come and get adsorbed on the surface of the adsorbent. So that is again another feature which is observed. Third is basically अगर मैं concentration of adsorbate solution में बढ़ाऊंगा, तो जैसे जैसे concentration बढ़ेगा, extent of adsorption is going to increase. Extent of adsorption depends on the concentration of the solute in solution, and we can say it is directly proportional to kind of अब ये जो प्लॉट है वो भी वैसे ही होगा जैसा बेसिकली हमने उसको प्रेशर, ठीक है। तो extent of adsorption depends on the nature of adsorbent and the nature of adsorbate both, along with that temperature पर भी डिपेंड करता है। Friendly adsorption isotherm is also applicable to solutions by replacing the pressure term with the concentration term of adsorbate in the solution. So we write अब यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखेंगे अब x by m equal to some constant k into c की पावर 1 by n, ठीक है। तो p की जगह हमने c लिख लिया, और इसका अगर log ले लें तो ये एक्सप्रेशन हो गया log x by m will be equal to log k plus 1 by n log c. So if you make a plot between log x by m versus log c, it will be a straight line and the slope will be equal to 1 by n and intercept will be equal to log k. सर यहाँ पे प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, मतलब अगर हम सॉल्यूट पे प्रेशर इंक्रीज करेंगे सॉल्यूट की तरफ से तो वो ज्यादा अब्सॉर्ब, ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा? जैसे यहाँ कंसंट्रेशन में फर्क पड़ रहा है, कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करने से प्रेशर का कोई फर्क नहीं है ना। अगर आप जैसे इस लाइक से कि तू ये कहे कि मेरे पास एक बेसिकली सोल्यूट है, उस सोल्यूट को मैंने पानी में डाला, ठीक है, तो वो डिसॉल्व कर रहा है, करेक्ट? यस। अब उसका डिसोल्यूशन के दौरान या तो हीट रिलीज हुई या नहीं हुई, या हीट एब्जॉर्ब हुई, और अगर हीट रिलीज हुई तो इसका टेम्परेचर का इफेक्ट ये होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे इसकी डिसोल्यूशन कम हो जाएगी, क्योंकि ली चार्ली प्रिंसिपल लगाएंगे हम। यस सर। और अगर हीट एब्जॉर्ब हुई है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट उस तरफ जाएगी जहां पे वो एब्जॉर्ब हो रही है, इसका मतलब और सॉलिड डिसॉल्व होगा। तो ये टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस तो ऐसे सॉल्यूशंस पे होगा, लेकिन ऐसे सॉल्यूशन में जब आपने सोल्यूट को सॉल्वेंट डिसॉल्व किया हुआ है और मैं प्रेशर को इंक्रीज करने की कोशिश करता हूँ, प्रेशर का इफेक्ट जो है ऐसे सॉलिड्स पे या लिक्विड्स पे तो नहीं होता ना। यस सर। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी काफी पास है, तो ऐसा तो है नहीं कि प्रेशर लगाने से वो और बहुत ज्यादा पास आएंगे, तो यू हैव टू इंक्रीज द प्रेशर 1000 फोल्ड्स। यस सर। इतना इंक्रीज नहीं कर सकते, तो देयरफॉर इन जनरल स्पीकिंग टर्म वी से दैट कि विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर सॉल्यूशंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस केस में भी ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन है उसका फर्क पड़ रहा है। सोल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अफेक्ट करेगी, सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, एक्स बाय वैल्यू ज्यादा होगा। यस सर। तो ये सेम हमने प्लॉट लिया, log x by m is plotted against log c, it will be a straight line, slope will be equal to 1 by n and intercept is equal to log k। अब 1 by n स्लोप की वैल्यू में n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू इज 1,
ये लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन के अंदर है, लो कॉन्सेंट्रेशन में n की वैल्यू 1 है तो स्लोप इज 1, सो देयरफॉर ये कितने एंगल पर होगा, दिस विल बी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द x एक्सिस। यस सर। और सर वो ट्रायंगल से क्यों बना हुआ है? तो स्लोप निकालने के लिए बना है। अच्छा ठीक है सर। एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शंस क्या क्या है? अब हमने एप्लीकेशन एडजॉर्प्शंस ऑलरेडी पढ़ ली है, बस यहाँ पे एक बार उनको सभी को एक साथ एक पॉइंट्स में लिख रहे हैं हम। एनिमल चारकोल इज यूज्ड इन रिमूविंग coloring matter from the cane sugar solution, correct? We know about it. यस सर। Activated charcoal used in the gas mask is used to absorb carbon monoxide, methane and other poisonous gases. The catalytic effect of a number of catalysts like spongy iron and nickel and platinum or palladium we have already seen, right? Iron का और platinum का इस्तेमाल तो उसमें होता है, क्या कहते हैं, हेबर प्रोसेस के अंदर। Nickel or platinum or palladium are also used in the hydrogenation of alkenes and alkynes. So ये हम already देख चुके हैं। Silica gel is used for removing and controlling humidity. This I have already explained. Chromatography के अंदर भी हम basically adsorption का phenomena देखते हैं। It is used for identifying and purifying an organic compound. So identification and purification of organic compound can be done by the these chromatographic technique, especially इसमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी में एडजॉर्प्शन का बहुत खास यूज होता है। ये हम प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में आप थोड़ा पढ़ोगे, वहां पे आपने अगर पढ़ा है तो टॉपिक में आया होगा। इन आयन एक्सचेंज रेजिन्स के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, जैसे पानी को सॉफ्टन कैसे किया जाता है। जब हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्टनिंग करनी होती है तो उसके लिए रेजिन्स का जो इस्तेमाल होता है, वो रेजिन्स बेसिकली हार्ड वाटर के कुछ आयंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। yes, तो वहां पर भी एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना होता है। Is that okay? ठीक है यहाँ तक? So this is all about the adsorption part. तब अब आते हैं कि दूसरा catalysis part, कि there is sometimes some needs to make chemicals reacting faster. Sometimes the chemicals are reacting at a slow rate, so we need to react them faster. In order to make them react faster, what we need is some kind of compounds which can make the reaction faster. And reactions को fast करने के लिए हमने कुछ compounds use किए. Those compounds are called catalyst. So generally it was found that most of the reactions that we are going to be used, जो हमारे लिए useful होती हैं, वो reactions slow होती हैं, और अगर मुझे उनकी speed बढ़ानी है तो उनके लिए कुछ एक्टिवेशन करना पड़ेगा या कुछ उसमें कैटलिस्ट डालना पड़ेगा। तो अगर कैटलिस्ट डालेंगे तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाती है। तो दे आर लाइक स्लो लाइक दिस, राइट? So if you want to increase the rate of those chemical reactions, we require these compound called catalyst, and the phenomena which is used, which has been used here, which increase the rate of reaction is called catalysis. So catalysis is the phenomena, catalyst is the compounds, right? अब अगर हम ये कहें कि catalysis की entire story क्या है, तो catalysis क्या होते हैं, why we need catalysis, और ये कैटलिस्ट जो है वो कौन है कैटलिस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, और वो कैटलिस्ट कैसे वर्क करते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। तो जो नेक्स्ट पार्ट था, जो मैंने बताया था कि सेकंड पार्ट में दे आर गोइंग टू टेक इज कैटलिस्ट के बारे में। सो दैट इज द डिस्क्रिप्शन वी वांट टू डू इन द बिगिनिंग। सो व्हाई कैटालिसिस, व्हाट इज अ कैटलिस्ट एंड हाउ कैटलिस्ट वर्क, सो दिस ऑल विल बी कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। आर वी ओके विद दिस? यस सर। सो विल स्टडी लाइक दिस, ऐसे पढ़ेंगे हम, इसके जैसे बंदा पढ़ रहा है। यस। तो रोल ऑफ अ कैटलिस्ट क्या है? अब काफी कुछ आपने कैटलिस्ट के बारे में पढ़ लिया होगा, कुछ मुझे लगता है काइनेटिक्स वगैरह में भी ये बात थोड़ी डिस्कस हुई होगी कि कैटलिस्ट का रोल क्या होता है, कैटलिस्ट कैसे रिएक्शंस को अफेक्ट करता है। इक्लम में भी इसको थोड़ा पढ़ते हैं हम, तो अब यहाँ पे हम उसको वापस से समराइज करें। तो कैटलिस्ट इज द फिनोमेना बाय व्हिच द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज ऑल्टर्ड। ऑल्टर्ड मींस या तो हम उसकी रेट को बढ़ाएंगे या फिर उसको रिटार्ड करेंगे। इट कैन बी बोथ द वेज। by the presence of a substance which itself remains unchanged, ये तो खुद ही अनचेंज रहेगा, केमिकली रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता ओवरऑल, और सब्सटेंस ऑल्टरिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कैटलिस्ट। तो जो रेट ऑल्टर कर रहा है उसको हम कैटलिस्ट कह रहे हैं, और जो फिनोमेना है जिसमें रेट्स चेंज करती हैं, बढ़ती हैं, घटती हैं, उसको हम बेसिकली कैटालिसिस फिनोमेना कहते हैं। अब ये जो सब्सटेंस है वो बिना केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए, मतलब केमिकली अनचेंज हुए, वो रेट को अफेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जितना कैटलिस्ट शुरुआत में था उतना कैटलिस्ट बाद में भी है। तो अब कैटलिस्ट की कॉन्सेंट्रेशन शुरू में और बाद में चेंज नहीं करी, राइट? सो दिस इज दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट इज अनचेंज्ड केमिकली।
कि जैसा कैटलिस्ट पहले था, जैसा था सब्सटेंस पहले, वैसे ही बाद में भी है। अब अगर ये बदल जाए, मतलब ये पहले कुछ और था बाद में कुछ और हो गया, तो कैटलिस्ट फिर कैटलिस्ट नहीं रहा ना, बिकॉज इट इज चेंजिंग केमिकली, राइट? बट इट डज नॉट मीन दैट कि कैटलिस्ट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। नाउ रिमेंबर दिस पॉइंट, सो दिस इज वेरी की टू अंडरस्टैंड दैट कि दोनों की रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद कैटलिस्ट में केमिकली कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब आइडेंटिकल है, लेकिन यह कभी ये नहीं कहता कि ये रिएक्ट किया है या नहीं किया है। So it might be that the catalyst is not participating in the reaction at all, or it might be possible that the catalyst is participating in the reaction and is involved in the reaction. So there are two types of catalysts we have. एक catalyst वो होते हैं जो reaction में participate करते हैं। ऐसे catalyst जो reaction में participate करते हैं, they are called उनको बोलते हैं reactant catalyst, ठीक है? और वो वही catalyst होंगे जिनका phase वैसा ही होगा जैसा reactant का phase है। तो रिएक्टेंट का फेज और कैटलिस्ट का फेज अगर एक जैसा होगा, जो कि जिसको हम बेसिकली बोलते हैं होमोजेनियस कैटालिसिस, तो वो रिएक्टेंट कैटलिस्ट भी कहलाते हैं। और हमेशा याद रखो, ऐसे कैटलिस्ट जो होते हैं वो रेट लॉ में भी आएंगे, वो रेट लॉ में भी आएंगे, बिकॉज उनकी प्रेजेंस की वजह से रेट अफेक्ट होगी। दूसरे तरह के कैटलिस्ट वो हैं जो कैटलिस्ट तो हैं लेकिन वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और उनका फेज रिएक्टेंट से डिफरेंट होता है। अगर उनका फेज रिएक्टेंट से डिफरेंट, दे आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस कैटलिसिस, या दे आर आल्सो कॉल्ड एज सरफेस कैटलिस्ट भी बोलते हैं इनको। और ये रेट लॉ में कभी नहीं आएंगे, रेट लॉ में नहीं आएंगे। रेट लॉ जो हम लिखते हैं काइनेटिक्स में, उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होगा, सो दैट इज फ्री फ्रॉम दैट। सो ये उनका बेसिक क्रक्स है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू। अच्छा, दूसरा वाला पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा रिएक्शन में? नहीं, दूसरा रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, उसका केमिकली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसका इन्वॉल्वमेंट किसी और तरीके से कि एक्टिव साइट्स को कम ज्यादा कर रहा है। अच्छा, तो ये एक, मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्टेंट है, ये दिस इज द रिएक्टेंट भी है, और साथ में मैंने ये कैटलिस्ट दिया है, ठीक है? कैटलिस्ट और रिएक्टेंट की रिएक्शन हुई, और वो दोनों आपस में ऐसे यहाँ पे जुड़े। ये वाला कैटलिस्ट वाला पार्ट इसको अप्रोच करेगा, और ये इसके ग्रुप में यहाँ फिट हो जाएगा, और ये इस तरह का एक कैटलिस्ट और रिएक्टेंट का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और फाइनली क्या होगा, इस सरफेस पे एडजॉर्ब होने के बाद ये जो रिएक्टेंट वाला पार्ट था, ये दो पार्ट में टूट गया, और ये दो पार्ट में आप इस रिएक्टेंट को ऐसे ऐसे कुछ बना लो, ये दो पार्ट में, ठीक है? तो ये दो एक तरह से प्रोडक्ट है ये, और कैटलिस्ट आपको एज इट इज मिल गया। तो कैन यू सी दिस कैटलिस्ट हियर एंड दिस इज, दे आर इन द सेम केमिकल फॉर्म, उनके स्ट्रक्चर में, उनके शेप में कोई डिफरेंस नहीं आया। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है वो केमिकली आइडेंटिकल है, तो इसलिए हम इसको कैटलिस्ट कह रहे हैं। आइए बात समझ में। तो बेसिक इसका क्रक्स ये है कि जो रिएक्टेंट वाला पार्ट है वो टूट गया दो प्रोडक्ट्स में। अगर मैं कैटलिस्ट नहीं डालता तो रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट में टूटता, कन्वर्ट होता, लेकिन रिएक्शन क्या होती, स्लो होती। और अगर मैंने कैटलिस्ट डाला है तो उसकी प्रेजेंस पर रिएक्शन की रेट बढ़ गई है। अब नॉर्मली बात समझ लेना, कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट को बढ़ाते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट रेट को घटाते हैं। कई बार हमें नेगेटिव कैटलिस्ट की भी जरूरत पड़ती है, हम चाह के एक रिएक्शन की रेट को घटाना चाहते हैं, इसलिए हम उसको नेगेटिव कैटलिस्ट यूज करते हैं। बट जनरल पार्लेंस में जब भी कैटलिस्ट टर्म यूज की जाएगी, इट विल ऑलवेज मीन दैट इट्स अ पॉजिटिव कैटलिस्ट, इट डज नॉट मीन दैट इट इज अ नेगेटिव कैटलिस्ट। तो जब भी अगर मैंने कभी भी टर्म कैटलिस्ट यूज की है, तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा, तो आप ये मान के चलना ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है। बात आई समझ में? यस सर। A catalyst does not alter the final state of the equilibrium in a reversible reaction. तो equilibrium की stage finally same रहती है. Equilibrium constant is not altered by the presence of a catalyst. Now how does it affect is that एक certain minimum energy required होती है एक reaction को होने के लिए, that is called activation energy, that we are all aware of. तो जब हम एक catalyst को लेते हैं एक equilibrium reaction में, तो वो forward reaction की activation energy और reverse reaction की activation energy दोनों को affect करता है, दोनों का activation energy को lower कर देता है। तो a catalyst is said to lower the activation energy and thus increase the rate of reaction. So you must have read that K is equal to A into e की power minus E by t. This is your yes sir, right? तो इसमें जब activation energy कम हो जाएगी एक reaction की, तो if the EA is going to decrease, what will happen to e की power minus E by t? This is going to increase. yes sir, अगर ये टर्म इंक्रीज कर गई, अगर ये टर्म इंक्रीज कर गई, तो व्हाट विल हैपन टू के? K is also increasing. के विल इंक्रीज। एंड हमें पता है रेट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, yes sir, राइट? और क्योंकि के वैल्यू इंक्रीज किया इसलिए रेट भी इंक्रीज करेगा, सो के इंक्रीज करने से रेट विल इंक्रीज।
So that is the basic class. तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस की वैसे एक्टिवेशन जी घटता है, एक्टिवेशन जी घटता है तो ई की पावर माइनस ई बार टी बढ़ता है, के बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगी। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब हुआ क्या, हमने यू नो टोटल एनर्जी को प्लॉट किया एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के साथ। तो ये एक ग्राफ मिला ऊपर जो सॉलिड लाइन है, नीचे वाली डॉटेड लाइन है। तो ये रिएक्शन हो रही है, ये वाला जो एनर्जी प्रोफाइल हम ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल ड्रॉन इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, जब कैटलिस्ट नहीं था तो एक्टिवेशन जी लगी थी उस समय ये, दिस इज एक्टिवेशन जी नीडेड। और ये एक्टिवेशन जी अगर हम रिप्रेजेंट करें ईए से, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन जी विल बी लोअर, दिस इज द एक्टिवेशन जी वी हैव नाउ, दैट इज योर ईए प्राइम। तो एक्टिवेशन जी हैज बीन डिक्रीज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, कैन वी से सो? पॉजिटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन जी घट जाती है, जो हमने यहाँ पे इस आरएनएस इक्वेशन से भी एक्सप्लेन किया है। और ग्राफ से आपको ये समझ में आएगा कि अगर एक्टिवेशन जी ये थी रिएक्शन की, तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन जी कम होगी, इसका मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल्स विल बी एबल टू क्रॉस द बैरियर with the same energy. So with the same energy, more molecules are passing through the barrier. That means more reactants are transforming into product. So reaction की rate क्या हो जाएगी? Increase कर जाएगी। सर ऊपर वाला तो कैटलिस्ट के साथ है ना, तो वो तो बढ़ ही रही है ग्राफ में। क्या सर एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ में नहीं दिख रहा है बढ़ रही, मतलब कैटलिस्ट ऊपर है कि नीचे वाला है, मतलब साफ नहीं दिख रहा है। नीचे वाला तो कैटलिस्ट एब्सेंट है, दिस इज कैटलिस्ट इज एब्सेंट। सर डॉटेड, अच्छा डॉटेड वाला है, डॉटेड वाला कैटलिस्ट का प्रेजेंस है। अच्छा कैटलिस्ट इज ठीक प्रेजेंट है इन ये सर वो दिख नहीं रहा था, ठीक है। ये सर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी गिर रही है। द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन जी ये which is EA prime and EA prime is less than EA. So thus a catalyst increases the rate of a reaction by providing a path, तो alternate एक path provide किया जिसकी activation जी क्या है lower. So by providing a pathway whose activation energy is lower than the activation energy of the uncatalyzed reaction. So this solid line was uncatalyzed reaction and this the dotted line is the catalyzed reaction. So we can very well see that the activation energy is lowered by a positive catalyst. So ये catalyst normally positive catalyst है. Then we also use a term called promoters and poisons. अब एक कैटलिस्ट की एक्टिविटी को जो बढ़ाता है वो प्रोमोटर कहलाता है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को जो कम करता है दैट इज कॉल्ड पॉइजन। बात को ध्यान से समझ लो, नेगेटिव कैटलिस्ट और पॉइजन्स आर डिफरेंट, पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड प्रोमोटर आर डिफरेंट। पॉजिटिव एक कैटलिस्ट जो है बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं बोला था, आप क्या मानेंगे? पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव। अब उस कैटलिस्ट को भी कई बार कैटलिस्ट भी जो होता है वो भी आलसी होता है, उस आलसी कैटलिस्ट को जगाने के लिए उसके लिए क्या चाहिए? प्रोमोटर चाहिए। तो वी यूज सम प्रोमोटर्स टू एक्टिवेट द कैटलिस्ट इटसेल्फ। तो कैटलिस्ट का कैटलिस्ट कौन है? प्रोमोटर है। Getting the point? तो प्रोमोटर इज द कैटलिस्ट टू अ कैटलिस्ट। तो गुरु का गुरु टाइप सही है, तो कैटलिस्ट का कैटलिस्ट कौन है? प्रोमोटर। तो in this case what I will be saying is कि promoter are basically the substances that enhances the activity of a catalyst, whereas poisons are those which decreases the activity of the catalyst. कैसे एक्चुअल में ये करते हैं इसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, so we will not go in that detail. ठीक है, तो हमें सर पॉइजन्स नेगेटिव कैटलिस्ट तो नहीं बनाते हैं, मतलब वो डिक्रीज कर रहे हैं बस। नेगेटिव कैटलिस्ट तो कैटलिस्ट अलग होता है। नेगेटिव कैटलिस्ट इज समथिंग जो आपकी, जैसे पॉजिटिव कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी घटाया तो नेगेटिव कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा दिया, ये होगा। और अगर मेरा सिंपल ये वाला जो कैटलिस्ट था, उस कैटलिस्ट की अंदर अगर मैं बेसिकली क्या करूं कि जैसे अगर मैं कहूं कि लेट्स से ये रिएक्शन है, ये कैटलिस्ट के एब्सेंस में। अब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर मैंने रिएक्शन दिखाई जो ये है, तो ये पॉजिटिव कैटलिस्ट का रिएक्शन होगा। और अगर मैंने नेगेटिव कैटलिस्ट दिखाया तो ये था, करेक्ट? यस सर। अब पॉजिटिव कैटलिस्ट में मैंने पॉइजन डाल दिया,
तो पॉजिटिव कैटलिस्ट में पॉइजन डालने का मतलब क्या है कि अब मेरा कैटलिस्ट की जितनी एक्टिव साइट्स है उसमें से कुछ एक्टिव साइट डिस्ट्रॉय होगी, तो एक्टिव साइट्स कम होगी तो रेट क्या हो जाएगी, कम। यस सर। रेट कम होगी तो एक्टिव साइट क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे ये पाथवे हो जाएगा कुछ ऐसा, कलर ये जो पाथवे है दिस इज फॉर पॉइजन। टू पॉजिटिव कैटलिस्ट, ये वाला इज फॉर पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड दिस इज फॉर नेगेटिव कैटलिस्ट एंड सो ऑन। आई बात समझ में? यस सर। व्हाट वी आर सेइंग इज द हेबर प्रोसेस हम यूज करते हैं, हेबर प्रोसेस में अमोनिया बनाते हैं N2 और H2 से। यस सर। आयरन यूज्ड एज अ कैटलिस्ट होता है। अब उस आयरन को एक्टिवेट करने के लिए हम प्रोमोटर यूज करते हैं, दैट इज मोलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम। ठीक है, ये तो आपका प्रोमोटर का एग्जांपल हो गया। अब आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन। यस सर। हाइड्रोजनेशन एल्काइन डन यूजिंग पैलेडियम, पैलेडियम से या निकल से। उसे रोकना होता है एल्कीन पे, तो पैलेडियम से अगर मैं एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करूं तो पैलेडियम में मतलब एल्काइन में हाइड्रोजन डाला, पैलेडियम रखा, तो पैलेडियम के सरफेस पे हाइड्रोजन आके एड्सॉर्ब होगा, एल्काइन एड्सॉर्ब होगा, रिएक्शन होगी और सीधा एल्केन निकल जाएगा। तो रिएक्शन में सीधा एल्काइन से एल्केन चला गया। अगर मुझे एल्कीन स्टेज तक रोकनी तो रिएक्शन की रेट घटानी पड़ेगी। रिएक्शन की रेट घटाने के लिए मैंने उसमें क्या डाला, क्यूनोलिन और सल्फर डाला। क्यूनोलिन एंड सल्फर विल एक्ट एज द पॉइजन फॉर दैट कैटलिस्ट। तो जो पैलेडियम है उसके लिए वो पॉइजन की रेट करता है, रेट को थोड़ा कम कर देता है और आप एल्काइन से एल्कीन स्टेज तक रिएक्शन को रोक सकते हैं। एंड एल्काइन से एल्कीन रोकने का मतलब है इस केस में क्विनोलिन एंड सल्फर एक्टिंग एज पॉइजंस। सो समटाइम्स वी डू दी इंटेंशनली, हम पॉइजंस ऐड करते हैं रिएक्शन में जिससे कि हम रिएक्शन को किसी स्टेज पे रोक सकें या उसकी रेट को कम कर सकें। आई बात समझ में? यस सर। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ कैटलिस्ट क्या होगा, उसकी एक्टिविटी अच्छी खासी होनी चाहिए, रीजनेबल रेट ऑफ रिएक्शन इज नीडेड फॉर हाइड्रोजनेशन। द एक्टिविटी इंक्रीजेस विद फ्रॉम ग्रुप 5 to 11, तो 5 से लेके 11 ग्रुप तक। 5 से 11 ग्रुप मतलब दिस इज बिलोंगिंग टू ट्रांजिशन सीरीज, डी ब्लॉक से बिलोंग कर रहे हैं। तो ग्रुप नंबर 5 का मतलब हुआ बेसिकली, तो ये होगा थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो यानी कि वेनेडियम से लेके जाएगा ग्रुप नंबर आपका कॉपर तक, कॉपर इज ग्रुप 11, राइट। तो वेनेडियम से लेके कॉपर के ग्रुप में आप पूरा कह सकते हैं कि इनके अंदर कैटालिटिक प्रॉपर्टीज काफी जाती हैं, हाइड्रोजनेशन के लिए इनको यूज किया जा सकता है। और मैक्सिमम एक्टिविटी विल बी शोन बाय 7 to 9 मेटल्स। ग्रुप 7 से 9 के मेटल जो है उनकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर द कैटलिस्ट। तो निकल है, प्लैटिनम है, पैलेडियम है, ये 7 to 9 ग्रुप्स में आएंगे और उन्हीं को आप देखते हो कि ज्यादातर हम यूज करते हैं। तो मैक्सिमम एक्टिविटी अमंग देम इज फॉर दीज मेटल्स। दूसरी इंपॉर्टेंट फीचर है सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी ये है कि एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट जो है एक पर्टिकुलर रिएक्शन को या सेट ऑफ रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही बनाता है। यानी कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर बनना है तो उसके लिए स्पेसिफिक कैटलिस्ट विल बी नीडेड। सो ये उसकी स्पेसिफिसिटी कह लो या सेलेक्टिविटी कह लो। तो बाय प्रोडक्ट शुड बी मिनिमाइज्ड एंड इफ इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू डायरेक्ट अ रिएक्शन टू फॉर्म अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल देखो, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को मैं मिक्स करता हूं और अगर निकल की प्रेजेंस में निकल एज अ कैटलिस्ट लेते हैं तो प्रोडक्ट बनता है मीथेन। और अगर मैंने कॉपर और जिंक का और क्रोमियम का ऑक्साइड यूज किया, कॉपर जिंकाइड, तो उस केस में प्रोडक्ट बनता है मीथेनॉल। और अगर मैंने इन्हीं के बीच में कॉपर एज अ कैटलिस्ट यूज किया तो प्रोडक्ट बनेगा फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड इज अ प्रोडक्ट विद द कॉपर, निकल की प्रेजेंस में मीथेन है और कॉपर जिंकाइड में, यानी कि मैंने कैटलिस्ट चेंज करने से आई कैन चेंज द प्रोडक्ट। यस सर। So by changing the product, you can say that कि आप प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं by changing the catalyst. So you need to remember that कि मीथेन को बनाना अगर हो C और H2 से तो I'll be using the catalyst as nickel. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज देखी जाती है कि कॉस्ट क्या है, मतलब एक्सेप्टेबल कॉस्ट होनी चाहिए उस कंपाउंड की। और एक्सेप्टेबल कॉस्ट का मतलब है कि उसकी बेसिकली लाइफ टाइम कितना है उस पर डिपेंड करता है कि ये कैटलिस्ट नॉर्मली क्या होता है, एक रिएक्शन में लगता है और बाद में वापस से मिल जाता है, फिर लगता है फिर वापस से मिल जाता है, फिर लगता है ये ऐसे चलता रहेगा। लेकिन ऐसे नहीं कि इनफाइनटली यूज किया जा सकता है, बिकॉज कैटलिस्ट का भी एक वियर एंड टियर होगा, कुछ समय बाद वो इतना
यूज हो चुका होगा कि that will be of not much great activity and therefore this has to be discarded and new catalyst has to be used. So obviously उसकी लाइफ टाइम पर डिपेंड करेगा कि उसकी बेसिकली रीजनेबल कॉस्ट क्या होगी. सो कॉस्ट विल ऑल्सो प्ले रोल. और अगर ऐसा हो कि उसको रिप्लेस जल्दी करना पड़ रहा हो तो कॉस्ट ज्यादा आएगी, रिप्लेस काफी टाइम बाद करना पड़ रहा है तो कॉस्ट कम है. सो देयरफॉर ये एस्पेक्ट भी देखा जाता है रिएक्शंस में कि उसकी कॉस्ट क्या है. तो हमने देखा कि तीन जो एस्पेक्ट है, एक एक्टिविटी है, दूसरा सेलेक्टिविटी है, तीसरा कॉस्ट है. ये एक बहुत कॉमन एग्जांपल है. KClO3 को अगर आप फीड करते हैं तो KCl और O2 मिलता है. ये एक्टिवेशन जी होगी यहाँ से यहाँ तक कि इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट. यस सर. ठीक है. और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये पाथवे हो गया. तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में पाथवे हो गया तो एक्टिवेशन इज देयरफॉर डिक्रीज. इस KClO3 का डिकम्पोजिशन में जो कैटलिस्ट यूज करते हैं दैट इज MnO2. MnO2 इज द कैटलिस्ट यूज्ड व्हिच इज इन द सॉलिड फेज and same state as that of the KClO3 which is also solid. So ये kind of catalyst कहलाता है. अब आते हैं टाइप्स ऑफ कैटालिसिस में. एक होता है पॉजिटिव कैटालिसिस जो रेट को बढ़ा देता है. Such catalyst increase the rate of reaction. Like for example KClO3 में MnO2 डाला, KCl और O2 बना, तो ये बेसिकली पॉजिटिव कैटालिसिस है. या सल्फर डाइऑक्साइड और O2 में V2O5 डाला, this is increasing the rate of reaction, so positive catalyst. Negative catalyst will decrease the rate of reaction. And like for example क्लोरोफॉर्म और O2 की रिएक्शन से COCl2 और HCl बनता है. COCl2 क्योंकि पॉइजनस है तो हम इसकी रेट को घटाने के लिए कि कम तेजी से बने उसमें हम अल्कोहल डाल देते हैं. तो अल्कोहल विल बी एक्टिंग एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट इन इट बिकॉज वी वांट टू प्रोड्यूस फॉस्जीन गैस टू अ लेसर एक्सटेंट. सो रेट ऑफ रिएक्शन घटाना चाहते हैं, इसलिए अल्कोहल इज. ये अब सर क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि आइडेंटिफाई करना है कौन सा पॉजिटिव कैटालिसिस है कौन सा नेगेटिव, तो पता कैसे चलेगा कि ये वो नेगेटिव? आप ऐसे रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते. तो या तो आपको उसमें ग्राफ दे रखा, ग्राफ से बता सकते हैं, ऐसे नहीं बता सकते. अच्छा सर. वो तो आपको ये रिएक्शन के बारे में मालूम होना चाहिए कि जो COCl2 होता है वो COCl2 जो है वो बेसिकली रिएक्ट कर जाता है. अल्कोहल जो है उसमें नेगेटिव कैटलिस्ट का काम कर रहा है. तो इसका मतलब है कि इनके बीच की रिएक्शन को स्लो कर रहा है. इनके बीच के कोलिजन्स को कहीं ना कहीं वो रोक रहा होगा. और अगर इनके बीच के कोलिजन्स रुक रहे होंगे तो उसकी वजह से प्रोडक्ट में कन्वर्जन नहीं हो रहा होगा या कम हो रहा होगा, इस वजह से रेट कम हो रही है. अल्कोहल एंड एसिटानोलाइड अगर आप यूज करते हैं तो दे कैन प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम सल्फाइड बाय. जैसे सोडियम सल्फाइड को एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सोडियम सल्फाइड बनाता है. अगर मैं इसकी रेट को घटाना चाहता हूँ, इसका सोडियम सल्फाइड का सोडियम सल्फेट में कन्वर्जन कम करना चाहता हूँ, तो या तो उसमें अल्कोहल डाल दो या एसिटानोलाइड डाल दो. एसिटानोलाइड होता है बेसिकली बेंजीन रिंग with NHCOCH3. This is एसिटानोलाइड. अगर हम डिकम्पोजिशन कर रहे हैं H2O2 का तो H2O2 का डिकम्पोजिशन रेडिली होता है और उसको अगर प्रिवेंट करना है तो उसमें H3PO4 डाल दो. H3PO4 will retard the rate of decomposition of the H2O2. फिर आते हैं ऑटो कैटालिसिस. ऑटो कैटालिसिस का मतलब है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक प्रोडक्टिव रिएक्शन का जो होगा वो एक कैटलिस्ट की तरह फंक्शन करना शुरू कर देगा. इन सच रिएक्शन द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज गोइंग टू फंक्शन एज द कैटलिस्ट एंड विल कैटलाइज द रिएक्शन. जैसे एस्टर का कैटालिसिस जब करते हैं पानी से तो एस्टिक एसिड और इथेनॉल बनता है. एस्टिक एसिड विल गिव H+ जो इसी रिएक्शन को कैटलाइज करता है. सो देयरफॉर इस केस में हम कह सकते हैं कि H+ coming from acetic acid is catalyzing this reaction, so it is an example of auto catalysis. ऑटो कैटालिसिस का एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि केमनोफोर और उसके रिएक्शन करते हैं ऑक्सैलिक एसिड की. तो केमनोफोर ऑक्सैलिक एसिड की रिएक्शन में MnO4- रिड्यूस होकर Mn2+ में चला जाता है और ऑक्सलेट ऑक्सीडाइज होकर CO2 में चला जाता है. तो जैसी रिएक्शन में Mn2+ बनता है वो इस रिएक्शन को कैटलाइज करना शुरू कर देता है, यानी कि इसका प्रोडक्ट ही कैटलाइज कर रहा है. तो ये ऑटो कैटालिसिस का दूसरा एग्जांपल है. बहुत ही दो कॉमन एग्जांपल्स हैं, दोनों वेल नोन रिएक्शंस हैं, आपने पढ़ी हुई हैं तो आपको पता होना चाहिए. इनफैक्ट परमैंगनेट और ऑक्सैलिक एसिड की टाइट्रेशन में एक खास बात होती है कि ऑक्सैलिक एसिड हम फ्लास्क में लेते हैं, केमनोफोर हम ब्यूरेट में लेते हैं. अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है स्लो. तो स्लो रिएक्शन को तेज करने के लिए हम ऑक्सैलिक एसिड के सॉल्यूशन को हीट करते हैं शुरू में. तो शुरू में हीटिंग करते हैं और बाद में ऑक्सैलिक एसिड इस केमनोफोर को ब्यूरेट से नीचे फ्लास्क में डालते हैं. तो अब शुरू में तो रिएक्शन तेज इसलिए हो रही है क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है. बाद में टेम्परेचर क्या हो जाता है, क्योंकि जब डालते जाओगे केमनोफोर यहाँ से तो इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा. बाद में हमें हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि रिएक्शन में जो Mn2+ बन रहा है वही इसको कैटलाइज करता है. तो शुरू में रेट बढ़ाने के लिए हमने टेम्परेचर का इस्तेमाल किया
बाद में रेट बढ़ाने के लिए ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्ट में रिएक्शन में प्रोडक्ट बन रहा है Mn2+ वही उसको कैटलाइज कर रहा है। आई बात समझ में? यस सर। होमोजीनियस कैटालिसिस वो कैटलिस्ट है जिसमें कैटलिस्ट का वही फेज है जो रिएक्टेंट का फेज है, वो होमोजीनियस कैटलिस्ट है। जैसे SO2 और O2 की रिएक्शन से SO3 बनता है, अगर NO गैस यूज करते हैं तो NO गैस अगर यूज करते हैं तो ये होमोजीनियस है, अगर V2O5 यूज करते हैं तो वो हेट्रोजीनियस है। आई बात समझ में? यस सर। अब आपने ये रिएक्शन पढ़ी है सल्फर डाइऑक्साइड के प्रिपरेशन में, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन में। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में SO2 O2 से SO3 बनाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन के दो मेथड हमने पढ़े, लेड चैम्बर प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम V2O5 यूज करते हैं, लेड चैम्बर प्रोसेस में हम बेसिकली SO3 बनाने के लिए NO गैस यूज करते हैं। तो ये लेड चैम्बर प्रोसेस का पार्ट है। C12H22O11 एक्वस है, उसमें पानी डालेंगे H+ की प्रेजेंस में, इट विल फॉर्म ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ये बेसिकली सुक्रोज है, हाइड्रोलाइज होकर ग्लूकोज और फ्रक्टोज दे रहा है। सर ये H+ ऑटो से तो नहीं आ रहा ना, ऑटो कैटालिसिस ऑटो से नहीं आ रहा, ये बाहर से ही डालना पड़ता है, क्योंकि बेसिकली इसमें इथीरियल लिंकेज होता है। शुगर के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एक इथीरियल लिंकेज है, और ईथर्स जो है वो अपने आप पानी से ब्रेक नहीं होते, उसके लिए एसिड की जरूरत पड़ती है, और एसिड डाल के आप उसको ब्रेक कर रहे हैं। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो बन रहे हैं, जिसको आप इन्वर्जन ऑफ केन शुगर कहते हैं, पढ़ा भी होगा, शुरू में ऑप्टिकल रोटेशन प्लस है, लास्ट में ऑप्टिकल रोटेशन नेगेटिव हो जाता है। सो दैट्स व्हाई द फिनोमेना इज कॉल्ड इन्वर्जन, राइट? यस सर। Heterogeneous catalysts are those catalysts जिसमें catalyst will be present in the different phase as compared to that of the reactants, और वो बेसिकली इनको कॉन्टैक्ट कैटालिसिस या सरफेस कैटालिसिस भी कहते हैं। एक बात और मैंने यहाँ बतानी भूल गया, होमोजेनियस कैटालिसिस में ये रेट लॉ में इन्वॉल्व होता है। जैसे आप इसका इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का अगर मैं रेट लॉ लिखूं, तो रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, ऐसे लिखा जाता है, और दोनों के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर होता है। अब क्योंकि H+ की कॉन्सेंट्रेशन पूरी रिएक्शन में चेंज नहीं करती, राइट? शुगर की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन के दौरान डिक्रीज करती रहती है, H+ की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं करी, तो हम इसको मर्ज करके एक नया कांस्टेंट लिख सकते हैं, K' इंटू शुगर की पावर 1। तो फाइनली वी मे से दैट कि ट्रू रेट कांस्टेंट इज K, बट ये कहलाता है सूडो रेट कांस्टेंट, और ये फर्स्ट ऑर्डर का होगा क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर, तो K' इज कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। तो इस तरह के रेट लॉज भी आपने पढ़े होंगे। अब SO2 plus O2 giving SO3 in the presence of platinum or V2O5, where platinum and V2O5 both are solid while reactants are gases। तो ये हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट का एग्जांपल है, और ये हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट का एग्जांपल किस में यूज करते हैं आप, कौन से प्रोसेस में? कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, लेड चैम्बर में। लेड चैम्बर में ये था, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। अमोनिया N2 और H2 की रिएक्शन से अमोनिया बनता है। आयरन एक सॉलिड है यहाँ पे, और सॉलिड की फेज विल बी डिफरेंट एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस अगेन। सो हेटेरोजेनियस कैटालिसिस के तो बहुत एग्जांपल है। H2O2 का डिकम्पोजिशन को H2 और O2 में प्लैटिनम के साथ, प्लैटिनम सॉलिड है, ये एक्वस है, फेज डिफरेंट है, इसलिए हेटेरोजेनियस है। NH3 और O2 की रिएक्शन से NO बनाते हैं प्लैटिनम की प्रेजेंस में, प्लैटिनम एक कैटलिस्ट है सॉलिड, और ये दोनों रिएक्टेंट गैस है, सो ये भी एक हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट है। CO और H2 की रिएक्शन अभी हमने की जिंक क्रोमाइड के साथ, मिथेनॉल बना, ये सॉलिड है और ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, गैस सॉलिड है, मतलब गैसेस हैं रिएक्टेंट्स, तो ये हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट है। तो इस तरह के ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम देख सकते हैं। फिर आ जाता है जी इंड्यूस कैटालिसिस। ठीक है, इंड्यूस कैटालिसिस में ये बस लास्ट पार्ट है आज क्लास का। अब इंड्यूस कैटालिसिस में क्या होता है, अगर एक रिएक्शन दूसरी रिएक्शन की रेट को इन्फ्लुएंस कर दे, जब एक रिएक्शन दूसरी रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस करेगी, तो उस रिएक्शन ने जिस रिएक्शन की रेट को इन्फ्लुएंस किया, उसका इस रिएक्शन का उस रिएक्शन के ऊपर इंड्यूस कैटालिसिस हुआ। मान लो कि हम कहें कि एक रिएक्शन है, या तो वो ऑर्डिनरी कंडीशंस में हो ही नहीं रही है, और अगर हो रही है तो स्लो हो रही है। ठीक है, या तो वो नहीं हो रही है या स्लो हो रही है, दोनों कंडीशन हो सकती है। इसके साथ आपने इसी के साथ दूसरी रिएक्शन भी करानी शुरू कर दी, और वो तेजी से होती है, तो उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन भी तेज हो गई, या नहीं हो रही थी तो होनी शुरू हो गई। सर इंड्यूस जीएमएफ की तरह, अगर हम यहाँ पे जैसे फिजिक्स में इंड्यूस जीएमएफ पढ़ते हैं, वैसा ही कुछ है। हाँ बिल्कुल वैसा ही है।
तो अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि वैसे तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन किसी गिवन सिचुएशन में दैट ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड इन दैट सिचुएशन। तो इसलिए हम कह रहे हैं एक रिएक्शन एक पर्टिकुलर रेट से हो रही थी, अपने आप में वो बहुत तेज नहीं थी, लेकिन किसी और की प्रेजेंस में जब हमने उसको कराया तो वो तेज हो गया। मतलब दूसरे को देख देख के समथिंग जैसा होता है ना कि कंपटीशन में भी क्या होता है, व्हेन यू आर sitting in a classroom of 40 students and you know that I am preparing well, but when you see that somebody else preparing better than you or somebody is making greater effort than you, he's working much harder, then you also tend to improvise and आप भी effort करके उसको improvise करने की कोशिश करोगे। तो ये induced effect है। तो यहाँ पे जैसे सोडियम आर्सेनाइड का सोल्यूशन होता है, इट इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इन जनरल। तो सोडियम आर्सेनाइड का सोल्यूशन ले लो, एयर उसके साथ प्रेजेंट है, एयर में वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। अब अगर आप इसमें एक सोल्यूशन लो जिसमें सोडियम आर्सेनाइड और सोडियम सल्फाइड दोनों है, तो सोडियम सल्फाइड ऑक्सीडाइज होता है सोडियम सल्फेट में एयर के अंदर। तो सोडियम सल्फाइड को ऑक्सीडाइज होता हुआ देख के सोडियम आर्सेनाइड को भी जोश आया था, वो भी ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है। तो सोडियम आर्सेनाइड के लिए सोडियम सल्फाइड इज एक्टिंग एज induced catalysis, and that's why the phenomenon is called induced catalysis. So oxidation of sodium sulfide thus induces the oxidation of sodium arsenide, right? Last एक last slide। अब अगर मैं मर्क्यूरी क्लोराइड का रिडक्शन करूं ऑक्सैलिक एसिड के साथ, तो when you treat mercury chloride with oxalic acid, this reaction is very slow, right? But अगर मैं KMnO4 के साथ ऑक्सैलिक एसिड को रिएक्ट करूं, वो रिएक्शन फास्ट होती है। KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड की रिएक्शन जो है फास्टर एज कंपेयर टू ऑक्सैलिक एसिड विद HgCl2। अगर मैं ऑक्सैलिक एसिड को इन दोनों के मिक्सचर में ऐड कर दूं KMnO4 HgCl2 के, तो क्योंकि जैसे KMnO4 का रिडक्शन फास्ट हो रहा था, वैसे HgCl2 का रिडक्शन भी फास्ट हो जाएगा, पहले से इंप्रूव हो जाएगा। तो अगर ये कहा कि KMnO4 is acting as a catalyst which is inducing the reduction of HgCl2, तो therefore you can see that this reaction is occurring rapidly। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे रिएक्शन के फॉर्म में लिखता हूँ, if I have KMnO4 and is reacted with Hg2C2O4, it forms CO2 plus Mn2 plus। तो अगर मैं HgCl2 से इसका रिडक्शन करता ऑक्सैलिक एसिड का, तो ऑक्सैलिक एसिड CO2 में जाता और HgCl2 रिड्यूस होता, HgCl2 रिड्यूस होकर Hg2Cl2 बनाता। तो जब मैंने ये KMnO4 नहीं डाला था, सिर्फ अकेला HgCl2 इसकी था, इसकी रिएक्शन की रेट R1 थी, और KMnO4 डालने के बाद ये रेट R2 हो गई, एंड R2 इज ग्रेटर देन R1, तो इसका मतलब कैटालिसिस कैसा है? इंड्यूस्ड है। तो KMnO4 has caused induced catalysis over the reaction of HgCl2 with oxalic acid। Are you okay with this? Yes sir। चलिए आज के लिए इतना बहुत है। कल हम इनकी थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस पढ़ेंगे कि कैटलिस्ट कैसे फंक्शन करते हैं, कैटलिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। दो थ्योरीज है, एक हेटेरोजेनियस कैटालिसिस के लिए, एक होमोजेनियस कैटालिसिस के लिए, एंड विल डिस्कस दैट टुमारो, मतलब नेक्स्ट क्लास। ओके यस सर। और सर जो एक चीज पूछनी थी, जो आपने लीनियर ग्राफ बताया था ना x/m वर्सेस log p का कैटालिस्ट वाले में, सर उसमें वो लो प्रेशर रीजन में सब में बन रहा है, तो हर बार स्लोप की वैल्यू 1 होगी, तो 45 डिग्री पे बनने वाला है ना ये? तो वो 45 डिग्री पे बनेगा ना दोनों केसेस में सर? लो प्रेशर में, लो अच्छा, प्रेशर या लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है सर। ठीक है, यस सर। थैंक यू सर।